थोड़ा आज का कार्यक्रम होस्ट करें। नाविक नाविक जी आज रास्ते में है जरा। जी जी, ठीक है। धन्यवाद। उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार और सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आवाज़ आवाज़ पहुंच रही है? आवाज आ, पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है अच्छे से। चलिए, धन्यवाद। पहुंच रही सब है, पहुंच रही है। ठीक है, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय थोड़ा लंबा चौड़ा है। किसी भी समाज के कमज़ोर वर्ग, ये विषय है, विषय को हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि किसी भी समाज के कमज़ोर वर्ग, अशिक्षित, गरीब, बेरोजगार, किसान आदि का उसी वर्ग के शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक रूप से सक्षम लोगों के प्रति विश्वास सुदृढ़ किए जाने हेतु उपाय और परिणाम स्वरूप समाज के बहुमुखी विकास की संभावना। वाक्य थोड़ा लंबा है और उसका शार्ट ये समझ लीजिए कि उसका मुख्य थीम ये है कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, चाहे जिस भी समाज के हों, चाहे अपने समाज के हों या अदर समाज के हों। आर डी सहानी सर, आपकी माइक ऑन है, थोड़ा आप ऑफ करिए। जी। तो जितने भी हैं, अशिक्षित, गरीब, बेरोजगार और किसान आज जितने लोग हैं, उन्हीं उनके उसी वर्ग के, जैसे जिस जिस वर्ग के वो लोग हैं, जिस वर्ग के अशिक्षित हैं, जिस वर्ग के गरीब हैं, जिस वर्ग के बेरोजगार हैं और जिस वर्ग के किसान हैं, उनके जो उसी वर्ग के शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक रूप से सक्षम, ये चार प्रकार के जो लोग हैं, शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक जो सक्षम लोग हैं, ये लोग, इन लोगों का विश्वास सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय है और परिणाम क्या है, और परिणाम स्वरूप समाज के बहुमुखी विकास की संभावना एक क्या है। काम कंपनियां बड़ी है मेरा। हाँ, मेरा ये आर डी नौकरी है। सुनील सर, ये सहानी सर अच्छा का आप काम म्यूट है। कर दीजिए, आप कर सकते हैं वहां से। मेरा काम दे रहा है पूरा 7 लाख तो रुपया। ये सवाल है, सवाल ये है कि हमारे जो समाज के या जिसके भी समाज के, जिस किसी भी समाज के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फॉर्मल सब तो आ गया ना, अ, चलिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं, शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक रूप से जो सक्षम हैं, उनको उनको इन लोगों के प्रति विश्वास सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय है, इसी पर जो है कि हमें चर्चा करनी है कि कौन सा ऐसा उपाय है जिस उपाय से जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है या अशिक्षित है, बेरोजगार है, उन तबका को, जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और धनवान हैं, वो कैसे उनको सुदृढ़ किया जाए और सुदृढ़ करने के लिए उनको कैसे जो है कि उनके पक्ष में लिया जाए, कैसे विश्वास में लिया जाए, यही जो है कि प्रश्न है। और परिणाम स्वरूप, चूंकि जब इन लोगों को, दोनों लोग, जैसे जो पढ़े लिखे के ऊपर हैं, पढ़ाई से भी तेज हैं और साथ में आर्थिक, उनके पास आर्थिक मजबूती भी है उसी समाज के, और उसी समाज के लोग वैचारिक मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं, उसी समाज के, एक ही समाज के। कुछ लोग जो है कि गरीब हैं, कुछ लोग जो है कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, शैक्षिक और आपके राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। तो ये जो दोनों, एक ही समाज में दोनों तरह के लोगों के बीच में जो खाइयां हैं, उस खाई को पाटने के लिए कि क्या उपाय है कि पढ़े लिखे अनपढ़ का जो है कि सहयोग करें, आर्थिक, जिसके पास आर्थिक कमजोरी है उसको सहयोग करें, वैचारिक रूप से जो मजबूत हैं, जिनके विचार सुदृढ़ हैं, जो अच्छे विचार दे सकते हैं, जैसे लेखक और इत्यादि जितने हैं, ये हमारे वैचारिक रूप से सहयोग करने वाले हैं। तो वो, और साथ में राजनीतिक जो मजबूती है, जो राजनीतिक मजबूत है, और वो अपने गरीब समाज के या अपने नीचे के, जिसका राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनको कैसे जो है कि पक्ष में लिया जाए, कि वो कैसे सक्षम, वो कैसे विश्वास में आए, कि विश्वास में आकर के इन लोगों का सहयोग करें, ये कौन सा उपाय होगा, यही चर्चा है। तो अब
आगे एक और वाक्य है कि और परिणाम स्वरूप समाज के बहुमुखी विकास की संभावना है, कि जब ये लोग जैसे जो उच्चस्थ हैं और जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जो वैचारिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से मजबूत है और ये शैक्षिक रूप से मजबूत हैं, तो ये लोग जो अपने समाज के जो निम्न तबके में हैं, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक और जो है कि इस अवस्था से कमजोर हैं, उनका जब वो समझा सहयोग करने लगेंगे, विश्वास में आ जाएंगे, तब उसके परिणाम स्वरूप समाज के बहुमुखी विकास की संभावना है। उसके परिणाम स्वरूप समाज की बहुमुखी विकास होगी या नहीं होगी, इसी संभावनाओं पर जो है कि चर्चा करनी है कि उनका सहयोग कितना आवश्यक है, कैसे विश्वास में लिया जाए और उनके सहयोग से समाज के विकास की संभावनाएं क्या होंगी। तो सवाल जो है कि सवाल बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छी है कि निश्चित है कि जो तबका बढ़े लिखे लोगों से छूट गया है, जो हमारा जो है कि एकदम पीछे है, जो एकदम छूट जाता है, वह आराम से आ जाएगा और उसको आराम से लाने में नाविक सर आ चुके हैं। सर इसको और भी अच्छे सुदृढ़ ढंग से बता सकते हैं। सर आ चुके हैं, आप बोलने की स्थिति में है नाविक सर? नहीं नहीं, अभी ऑन द वे मैं दिखाई पड़ रहे हैं। रास्ते में हूँ अभी, नागर साहब, अभी मैं रास्ते में हूँ। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल वहीं पे है कि हमें जो हमारे आर्थिक रूप से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, वो जो सक्षम नहीं है, उनका कैसे उनको विश्वास में लिया जाए कि वो उनको सहयोग करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा, इसी से परिणाम उसकी संभावनाएं क्या है, इसी पर हम लोगों को चर्चा करनी है और यही आवश्यक भी है। जैसे स्थिति ये होती है कि जो कम पढ़े लिखे हैं वह अगर सहयोग कर देंगे तो निश्चित है कि उनका तबका आगे बढ़ जाएगा। जो आर्थिक रूप से मजबूत है वही सहयोग करेंगे, तभी तबका आगे बढ़ेगा, अन्यथा उनका जो है कि जो गिरे हुए लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनको सामने आना और उनको विश्वास में लाना आवश्यक है। तो कैसे उनको विश्वास में लिया जाए कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों का साथ दें, कैसे विश्वास में लिया जाए कि आर्थिक जो मजबूत जो लोग हैं वो गरीबों का साथ दें, कैसे विश्वास में लिया जाए कि जो राजनीतिक रूप से मजबूत हैं वो राजनीतिक रूप से कमजोर होने वाले व्यक्तियों का कैसे साथ दें, और वैचारिक रूप से जो मजबूत हैं वो कैसे जो है कि जो वैचारिक रूप से कमजोर हैं उनको कैसे साथ दें, कैसे विश्वास में लिया जाए कि उनके साथ से हमारे समाज का विकास हो और परिणाम उसका विकास की संभावना है, बहुमुखी विकास का संभावना बढ़े। इसी पर चर्चा करनी है। तो हमारे साथ तमाम साथी हैं, तो हम सबसे पहले हम चाहेंगे संतोष शर्मा जी को, कि संतोष शर्मा जी आप अपनी बात को रखिए इस विषय पर। विषय से इतर ना हो, क्योंकि विषय बहुत ही मार्के की है। इसलिए मार्के की है कि जो ये खाई जो बीच की है, गरीब अमीर के बीच की और पढ़े लिखों के बीच की, राजनीतिक और गैर राजनीतिक के बीच की जो खाई है, यही प्रश्न उस खाई को पाटेगा। ठीक है सर? संतोष जी। ये आपकी ये मीटिंग से जुड़े सभी सदस्यों को सादर नमस्ते। कि मैं अपने विचार रखने में थोड़ी असमर्थ हूँ। नाविक साहब भी रास्ते में है, मैं भी रास्ते में ही। आधे घंटे में मैं स्थिर हो जाऊंगा, तब फिर विचार रखूंगा। तभी से आप सभी को सुनना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद सर। तो हम इस समय हम आर.डी. साहनी साहब के पास पहुंचते हैं, वैज्ञानिक सर। आर.डी. साहनी सर, माइक ऑन कीजिए, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आप बहुत ही समाज में हर उतार चढ़ाव को देखे हैं और देख रहे हैं और वैज्ञानिक भी हैं। तो वैज्ञानिक पहलू पे आप इसको जो है कि अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, तो आप इस पर जो है कि फोकस कीजिए। आर.डी. साहनी सर, माइक आपका ऑफ है, माइक ऑन कीजिए और आप अपनी बात रखिए जी। आर.डी. साहनी सर, हमारी बात सुन रहे हैं आप? बात सुन रहे हैं तो हाथ उठाइए, हम जान जाएंगे कि आप बात सुन रहे हैं।
तो हम आएंगे जंग बहादुर सर के पास। जंग बहादुर सर, विषय केंद्रित रखिएगा, क्योंकि विषय इतनी बढ़िया है कि ये हमारे बीच की जो समस्याएं हैं, जो मूल समस्या है, हमारे समाज के विकास की मूल समस्या है, एकदम ठीक उसके जड़ पे है। विषय एकदम उसी पर जो है कि उसके जड़ को टच करेगा। तो ऐसी स्थिति में एकदम विषय केंद्रित रखिए, तो ठीक है हो सर। सकता है इसका उत्तर मिले। जी धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को। सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो विषय है ये वाकई में बहुत अच्छा है, जो अपने समाज की और जो वर्तमान काल की जो समस्याएं हैं उसको समाज से जोड़कर अपना जो रखा गया है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें जो बात रखी है कि कमजोर वर्ग में सभी लोगों को जोड़ दिया। शिक्षित हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, और उसके बाद ये जो शैक्षिक है, आर्थिक, वैचारिक है। तो इसमें दो बातों पे मैं ज़्यादा जो कुछ मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो पहली बात है जो कमजोर वर्ग की। तो कमजोर वर्ग को सक्षम कैसे बनाना है, इस पे चर्चा की जाए। कमजोर वर्ग में जो भी लोग हैं जो अपने आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, तो उनके लिए जो भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार दे सकते हैं। अब रोजगार देना तो क्या है कि एक सरकार का या सरकारी विभाग का काम है। हाँ, मगर ऐसी बात नहीं है, अपन भी उसमें जो कुछ भी दे सकते हैं कि भाई कुछ लोगों को जानकारियां नहीं है कि भाई अगर उनको अपना जो भी अपने लोन लेना है उनको कहीं से, तो उसके बारे में कोई नियम कायदे हैं। कई बार कुछ लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता है, तो अपन जाकर उनकी फॉर्म भर सकते हैं। या कहीं से भी कई बार क्या होता है, नगर पालिका, नगर निगम में कुछ लोगों की जो भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें सभी चीज़ें हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें राशन कार्ड है, उसमें अपने जहाँ पे अपने ओबीसी का या कोई सर्टिफिकेट लगना है तो उसको लगा के कैसी हेल्प करना। क्योंकि बेचारे वो लोग इतनी जानकारी नहीं रखते हैं कि जहाँ पे निःशुल्क काम हो सकता है वहां पे भी जाके बेचारे 100, 200, 500 या कई बार 1000 रुपए दे आते हैं। उनका काम नहीं बनता है या लोग उनको बेवकूफ बना देते हैं। तो ये है कि उनकी अपन सहायता कर सकते हैं, उनको वो जो चीज मिल रहा है, जो सरकार द्वारा मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, वो भी मिल जाए। और दूसरी बात है कि किन लोगों के द्वारा जैसे शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक रूप से जो सक्षम करने की जो बात कही गई है, उसमें मैं शिक्षा की बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पॉइंट्स बनाया है कि हमारे नौनिहाल है जिनको शिक्षा की सहायता है, तो उन्हें पढ़ाना है। उनको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बीच में एक अपना मीटिंग में अपना नाविक जी ने वो रखा भी था कि भाई अपन कोई एक अपना लाइब्रेरी बना रहे हैं। तो उस समय अपन ने चर्चा की थी कि भाई ठीक है। तो मेरा तो ये है कि अब ट्यूशन पढ़ाई है तो ट्यूशन में बड़े लोगों की तो ठीक है, अपन छोटे लोगों से भी शुरू करें। पहली से लेकर 5वीं तक का भी ये टारगेट बना है कि भाई अपन उनको पढ़ाना है। जो बच्चे अपने यहाँ फालतू घूमते रहते हैं या कुछ ऐसे करते रहते हैं, या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो अपने उन लोगों के लिए पहली से 5वीं तक ऐसी क्लास है कि जिसको सभी लोग पढ़ा सकते हैं। या नहीं है तो जो भी गरीब मोहल्ले हैं, कहाँ गरीब बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ वहीं के जो बच्चे हैं, अगर आपके पास नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपने प्रोग्राम बना दे। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं जो अपनी 10वीं 12वीं में है, ऐसे बहुत सी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं कि जो उन बच्चों को पढ़ा सकते, तो उनकी हेल्प करें। और जो भी उनके कई बार होमवर्क रहते हैं उस प्रकार करें। अब जो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी बात तो छोड़ दो आप। अपन लोग जो अपने यहाँ के जो गरीब बच्चे जो लोकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसी अपन ने पढ़ाई करें या ऐसी हेल्प करें उनको
उनको किताबों द्वारा करें। जो भी पहली क्लास वाला दूसरी में चला, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चला गया है, तो वो अपनी जो क्लास की अगर उन पास कॉपी किताबें हैं जो अच्छी अवस्था में है, उनको अपन उनके लिए ट्रांसफर कर दें और उनको पढ़ाएं। और वर्दी है तो जहाँ पर मान लो स्कूलों में निःशुल्क वर्दी मिल रही है, और अपने बच्चों को कई बार क्या होता है, अपने समाज के बच्चों में बहुत से ऐसे हैं कि उन लोगों को मिल ही नहीं पाती है ना, तो वहां जाके अपन स्कूलों में जाके जो भी आसपास में जो भी उन लोगों को बुक्स मिल रही निःशुल्क, वो दिलवा सके। ये सहायता बहुत बड़ी सहायता है, ये मिल नहीं पाती है। और उसके बाद ये अपना ड्रेस है या साइकिल है, जो भी इस चाहिए की चीजें हैं जो मिल रही है। कई बार पेपरों में आता है कि साइकिलें रखी रखी सड़ गई, तो वो ठीक है, सड़ गई, वो कुछ हुआ, वो तो अब वो पेपर वालों का काम है या कि और भी जो लोग उनका काम है। मगर वो साइकिल में जब साइकिल आई थी, जब तो जानकारी मिल जाती है हमारी साइकिल आई है, इकट्ठी आई, थोक में आती, तो भैया अपने वालों के लिए अगर अपन साइकिल दिलवा दें तो उसमें बच्चियों के लिए जो भी फायदा हो सकता है। पहली से लेकर पांचवी तक की मैंने जो बात की, तो उसमें मेरा एक वो सजेशन था कि नवोदय विद्यालय में जो छठवीं में जो बच्चे जाते हैं, तो अगर पांचवी तक के बच्चे को जब अपन चौथी और पांचवी में बहुत ज्यादा ध्यान देके उन लोगों को इस प्रकार तैयार किया जाए, उसके लिए बुक्स वगैरह भी अपने मार्केट में है, उससे मिल के और उनको ट्यूशन दी जाए, और उनको पांचवी वाले बच्चों को बढ़िया अपना करके उनके फॉर्म भरने से, शायद ये अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भी भरे जाते हैं, तो उनके फॉर्म भरने से अप्रैल में परीक्षा होती है, उनकी परीक्षा दिलवाने के लिए टारगेट बना ले। अगर अपन 2-5 बच्चों के लिए भी ले, तो अगर एक बच्चा भी अपनी मेहनत से अगर वो हो जाता है, तो अपन लोगों की आज की मीटिंग जो सफलता उसमें मिलेगी इसमें। और उसके बाद लाइब्रेरी की बात अपन ने कर दी है। फेल हुए जो बच्चे हैं उसमें 5वीं 6वीं 8वीं के तो शायद वो सरकारी योजना है कि फेल नहीं करते हैं, मगर ये है कि उनकी भी अगर हेल्प की जाए, और फेल लायक है, अपन को मालूम है कि यार ये तो जबरदस्ती फेल कर दिया, उनकी हेल्प की जाए, जिसमें कि उनको 9वीं 10वीं में बढ़िया हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या है, 8वीं तक जाके फिर वो बच्चे पढ़ाई नहीं हो रही है, वो नहीं हो पढ़ी, उन्होंने छोड़ दी, स्कूल छोड़ दी, तो वहां से भी उनकी गरीबी स्टार्ट हो जाती है। लाइब्रेरी की बात तो अपनी हो ही गई है। और आर्थिक रूप से जहां तक जो संबंध है, तो बेरोजगारी कम करने हेतु भी जो बीच में मैंने चर्चा भी की थी, उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना, और बेरोजगार जितने लोग हैं जो ऋण लेते हैं वो लोग, तो उनको थोड़ा आपको समझाना है कि भैया ये ऋण अगर आप लोगे, क्योंकि अक्सर जो ऋण की मानसिकता है, अब मैंने भी 35-36 साल बैंक में काम किया, मेरे को मालूम है कि लोग कहते हैं उनको कोई जरूरत है पैसे कुछ भी, तो कहने लगा लोन ले लो यार, लोन ले लो, चुकाना है ही नहीं यार, देखी जाएगी, कोई कुछ नहीं करेगा। और वो क्या है, एक ऋणी बन जाते हैं। वो ऋणी बन जाने से उनको कई जगह उनको इफेक्ट पड़ता है, उनकी सिबिल भी खराब हो जाती है, उनको कोई नई वो योजना आती है। शुरू में 5,000 रुपए से लोन चालू हुआ था, आजकल जो लोन देने की जो राशि है 5 करोड़ तक पहुंच गई है, विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो इसकी थोड़ी जानकारी अपन बच्चों को देना, तो उनको पहले ही बात यही बताना है, जो भी लेता है लोन लेता है अपने समाज में, कि भैया ये लोन तुमको चुकाना है, और जो धंधे के लिए ले रहे हो उसी धंधे में करो। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो अपन लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, और अपने इससे भी लोगों को फायदा होगा। बाकी वैचारिक और राजनीतिक बातों के लिए तो मैं उतना सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ, अपने मीटिंग में बहुत से लोग हैं तो वो चर्चा करेंगे। बाकी मेरे इतने विचार थे, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने कई चीज़ों पे बड़ा अच्छा फोकस किया। बहुत एकदम मार्के की पॉइंट है कि निश्चित है कि अगर जो हमारे सक्षम लोग हैं, अगर वो इस पर गौर करें और सहयोग देने के लिए तैयार रहें, तो ये अब उनके अंदर चाह कहाँ से आए, वही चीज है कि विश्वास कैसे जगाया जाए कि वो इनका सहयोग करेंगे। यही सबसे बड़ा नहीं, मेरा तो एक विचार इसमें एक और था, प्लस पॉइंट सर, एक पॉइंट और मेरा इसमें था कि अपन लोग अपने मिल के जितने भी लोग हैं, इसमें कई बार ये है कि 15-20 लोग तक अपन लोग जुड़ते हैं, तो अपन लोग को कुछ करके एक 50,000 रुपए का एक अपन हार्ड कोड एक वो बना ले अपना, क्या बोलते हैं, एक अकाउंट में डिपॉजिट कर लें अपन।
तो सब लोगों के सहयोग से भाई किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये तो कई बार क्या होता है, जो गरीब लोगों में कुछ लोगों में जो शराब पीने की आदत होती है, तो ऐसे लोगों को दो तो वहां तो नुकसान हो जाएगा। मगर ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग ऐसे गरीब भी हैं जिनको वो लोग कोई भी गलत उनके पास आदत नहीं है, मगर उनको पैसा थोड़ा सा ही मिल जाएगा और 5,000 रुपये भी राशि मिल जाएगी। तो अपन लोग ज्यादा बड़ी राशि नहीं दे सकते, तो अपन एक 50,000 का तो पूरा एक तो अकाउंट बना ले, और फिर आदमी ये शुरू में भाई सबकी वाला है, उसको 2,000 रुपये भी दे तो ये सवाल ये नहीं है कि हाँ सर, उनको हम कैसे सहयोग करें, सवाल इसमें यह है कि कैसे विश्वास में लिया जाए कि वो उस अकाउंट में देंगे। जैसे निषाद समाज ट्रस्ट बनाया गया है, अब हम ट्रस्ट की बात करें, या तमाम संगठन हैं जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सक्षम लोग हैं वह उस ट्रस्ट में या उस अकाउंट में पैसे कैसे दें, उनसे विश्वास कैसे लिया जाए। तो ठीक है, हम और ये उत्तर हम अन्य लोगों से लेते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं किशोर केवट सर के पास। किशोर केवट जी लीजिए, वो रिमूव हो गए, और तो हम सीधे बीडी सर के पास चलेंगे। बीडी सर, भूपेंद्र सर, आप अपनी बात रखिए इस विषय पर जी। आवाज आ रही सर? जी सर, आवाज आ रही है स्पष्ट जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है और सभी लोग आपको सुनना मैं भी स्पष्ट आ गया हूँ। जी जी मैं भी स्पष्ट आ गया हूँ। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। सभी सम्मानित और आदरणीय बंधुओं को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अब नाविक साहब का तो सब्जेक्ट ही जानते हैं कि बहुत गंभीर और टू द पॉइंट होता है, जो समाज के लिए सचमुच में उस पॉइंट को हम लोगों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, उसमें लगने की जरूरत है। बात तो सही है। पानी हमें दिया बंधुओं, 2 लाइन है वो जो मेरे समझ में आया है, आज एकाएक आया कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। यही है, आप यही कहना चाह रहे हैं आप कि हम उनके प्रति विश्वास कैसे जगाएं। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, सनाढ़ हैं, धनाढ़ हैं और ताकतवर हैं, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति विश्वास की भावना, वो जनता के प्रति विश्वास और जनता का उनके प्रति विश्वास, यही पैदा करने के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं कि इसको पैदा कैसे किया जाए। मैं समझता हूं कि मैं सब्जेक्ट कुछ पकड़ पाया हूं, सही है। अब मेरी जो समझ है मैं विश्लेषण उसी पर कर रहा हूं। 2 घटनाएं हुई हैं आजादी के पहले 20वीं शताब्दी में। पहली घटना ये हुई, बीएचयू का निर्माण, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण 1916 में। दूसरी घटना हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। मैं विश्वास की बात आप ही सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हूं। देखिए, सब्जेक्ट भी ऐसे हों जो सचमुच में जनता से रिलेट करते हो, इतना ज्यादा रिलेट करते हो कि उनकी सुबह से लेकर के शाम तक का जो जीवन है उसका निर्देशन कैसे हो, लाइफ कैसे हो, कल्चर कैसे हो, जीवन यापन कैसे हो, वो एजुकेशन से तय होता है। तो बीएचयू जब उसका निर्माण हुआ तो
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे सारे लोगों को मालूम है, मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय जी ने एक संकल्प लिया कि इस देश में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए और चुना उसको बनारस। अब जो हिस्ट्री है, जो वहाँ की हिस्ट्री है, जो बताया गया, जो मैंने देखा भी है, सर्च भी किया था, हमारी एक भांजी वहाँ रिसर्च करती है, हमने उससे भी कुछ जानकारी हासिल किया तो उसने बताया था। कहा यह जाता है लिखित रूप में भी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब खाका तैयार किया मदन मोहन मालवीय ने, तो वो खाका उन्होंने पूरे देश में प्रचारित किया कि इस तरह की यूनिवर्सिटी का निर्माण हम करना चाहते हैं, जो एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हो, नेशनल यूनिवर्सिटी हो, और उसमें वो सब सारी चीजें पढ़ाई जाएं जो हम लोग विदेश में जा करके पढ़ते हैं। एक ख्वाब था। तो राजा बनारस काशी नरेश और मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, संस्थापकों में से थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो बैरिस्टर भी थे और 2 गोलमेज सम्मेलनों में वो गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे, बड़ी पर्सनालिटी हो गए थे। तो उनके इस उद्देश्य को, उनके इस खाके को, उनके इस ड्राफ्ट को काशी नरेश के सामने पेश किया गया। तो काशी नरेश ने आओ देखा न ताओ, भाई पुराने जमींदार, सामंत, राजा सब कुछ थे, जमीन की कमी नहीं थी। तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि मदन मोहन मालवीय जहां से शुरू करें और जहां उनके पैर अंत तक दौड़ते रहें, उतनी दूरी तक इनको जमीन दे दी जाए। काशी नरेश के प्रति विश्वास और काशी नरेश का इनके प्रति विश्वास कायम हुआ। काशी नरेश ने दिल खोल करके उनको कह दिया कि जितनी आप कुबड़ी लेकर के, अपनी छड़ी लेकर के जहां जितनी दूर में आप घूम लेंगे, वो जमीन मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिए दे दूंगा, दान दे दूंगा। ये कहानी है बीएचयू की। तो एक विश्वास पैदा हुआ, लेकिन विश्वास का कारण था, विश्वास का कारण ये था कि एक ऐसी स्थापना हो रही थी, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, एक ऐसी चीज की नींव पड़ रही थी जो समाज के लिए आधुनिकतम रूप देने जा रही थी वो यूनिवर्सिटी। और जिस वजह से हमारा देश पीछे हो जा रहा था, उस वजह को दर्शाया गया और बताया गया कि अगर ऐसा नहीं होता तो 7 समुंदर पार से आए हुए गोरे हमारे देश पर कब्जा न करते और हम गुलाम न होते। ये सेंस लेके गए मदन मोहन मालवीय, ये सेंस लेकर गए। इसमें राष्ट्रवाद भी छिपा था। बाकी उनका जो अंदर का मामला था उसको यहाँ बताना ठीक नहीं है। उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक, वो ब्राह्मणवाद था। बहरहाल वो एस्टेब्लिशमेंट उनका था, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट उस जमाने में माना गया वो एक अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी खुल रही है, बड़ी चीज। लोगों ने दिल खोल करके दान देना शुरू किया। आप कभी भी बीएचयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट से घुसेंगे लंका से, तो आपको जो हॉस्टल दिखाई पड़ते हैं, कौन बनता है थोड़ा सा। हाँ चलिए ठीक है, बंद हो गया। चलिए। तो जब आप बीएचयू के गेट से घुसेंगे, शायद नागर साहब तो गए ही होंगे वहां, शायद पढ़े भी होंगे वहां, तो आप जब गेट से घुसेंगे वहीं से शुरू हो जाता है हॉस्टलों का एक तांता लगा हुआ है और
अंदर मेरे एक मित्र थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उनके साथ मैं गया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी घुमाया, कहा कि आप इलाहाबाद से आए, आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी क्या है। तो वहां पर मैं देखा अंदर में जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो सौजन्य से थी, सब सारी बिल्डिंगें सौजन्य से थी। उस जमाने में इंडिया गवर्नमेंट कोई बजट नहीं देती थी, लेकिन वो बिल्डिंग जो बनाई गई वो सब देश के कोने कोने से, कोई मारवाड़ से आ रहा है, मारवाड़ी है, कोई बंबई से आ रहा है, कोई तमाम तरह से जो पैसे वाले थे, छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब लोगों ने मिलकर के बीएचयू का निर्माण किया। और सब में सब वहां पत्थर लगे हुए हैं सबके, जिन्होंने जिस हॉस्टल को बनाया, जिन्होंने जिस बिल्डिंग को बनाया, जिन्होंने जिस डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट किया, सब उनके नाम लिखे हुए हैं। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी देश के डोनेशन से, लोगों के डोनेशन से, पैसे वालों के डोनेशन से, लेकिन उसमें सेंस जो था वो बहुत हाई क्लास का सेंस था, इसलिए वो डेवलप कर गया। और आज हालात ये हैं कि जितना बजट नेपाल का राजशाही में होता था, पूरे नेपाल का बजट, उतना बजट बीएचयू का अकेले भारत सरकार पास करती है आज भी। अब तो यूजीसी ने थोड़ा सा कट कर दिया है और गवर्नमेंट का एक डायरेक्शन है कम से कम करने के लिए, लेकिन ये एक आंकड़ा बताया प्रोफेसर साहब ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने, कि भाई नेपाल का पूरा बजट इस बीएचयू में, अकेले बीएचयू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगता है पूरा बजट। भारत सरकार ने इतना पैसा दिया, इतना बजट पास किया। और जब केंद्र का बजट पास होता था तो उसमें ये सब यूनिवर्सिटी, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटियां थी, उस सब में पैसे दिए जाते थे और वो डेवलप कर गया। दूसरी यूनिवर्सिटी आई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हाल ये था कि बहुत पढ़े लिखे, पहले वो सब मजिस्ट्रेट थे, सर सैयद अहमद खां, और ईस्ट इंडिया कंपनी में उनके पिताजी भी थे, वो भी थे, और बाद में वो मजिस्ट्रेट हुए, मुंसब मजिस्ट्रेट हुए। और जब वो लंदन गए पढ़ने के लिए तो वहां उन्होंने देखा कि ये तो पूरी बिरादरी मेरी अगर कुरान ही पढ़ती रह गई, पूरी बिरादरी मेरी मान लीजिए मदरसे में ही पढ़ती रह गई, तो हाल ये होगा कि लोग केवल मौलवी बनेंगे और 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन डेवलपमेंट, जो वैज्ञानिक चेतना है, वो नहीं आएगी कौम के अंदर। जब वो निकले हैं तो उनका विरोध मौलानाओं ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम जब बनने लगी है तो मौलाना लोग जो है बड़े विरोध में थे सर सैयद अहमद के, लेकिन एक अच्छा भाव था, एक अच्छी चीज थी, उसी में से लोग पैदा भी हो गए कि भाई यूनिवर्सिटी की बात है और नई हवा आ रही, नई हवा बहेगी, लोग वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर, डॉक्टर बनेंगे, इसलिए उसका इस्टेब्लिशमेंट जरूरी समझा और लोगों ने खुल करके दान दिया। और 1920 में वो भव्य यूनिवर्सिटी बन करके वो तैयार हुई और देश में 3 यूनिवर्सिटियों में उसका एक बहुत अच्छा नंबर रहा। वैज्ञानिक हुए वहां से, तमाम चीजें, इस तरह से यूनिवर्सिटियों का जो निर्माण, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि क्यों ना एक देश के अंदर एकलव्य यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग आए। जिस दिन हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में, पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में, शिक्षकों के दिमाग में, और जो अच्छे ऑफिसर हो गए हैं, अधिकारी कर्मचारी हो गए हैं, उनके दिमाग में हम ये बात पहुंचा ले गए कि हमारा उद्देश्य देश के कोने कोने में एक तो एकलव्य विद्यालयों का निर्माण और सेंट्रल में एकलव्य यूनिवर्सिटी की स्थापना,
केवल एक सूत्री कार्यक्रम अगर हम उठा लिए और प्रसारित करने लगे, तो आप क्या समझते हैं कि गरीबों की वो तुम्हारी सुनेगा? तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। वो 1 ही पैसा नहीं देंगे। वो फिर उनके समझ में आ जाएगा कि नहीं, दुनिया में आए हैं तो कुछ करना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा। उनके समझ में आ जाएगा कि कुछ अच्छा काम करो, तो वो आपके साथ विश्वास करना शुरू कर देंगे। क्यों? यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, विद्यालयों में आदमी निजी कोई प्रॉफिट नहीं लेता है। वो ट्रस्ट बनाता है, उसका मैनेजर भले बन जाए। अब तो मतलब दूसरे ढंग से उसको इंडस्ट्री के रूप में लोग डेवलप कर गए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप देंगे एकलव्य यूनिवर्सिटी का, वो एकलव्य यूनिवर्सिटी आपकी पूरी धारणा का, पूरी वार्तालाप का, पूरे विचारधारा का, और जो हम लोग वार्ता करने बैठे हुए हैं उसका एक निचोड़ पैदा करेगा, और वही आपका संबल बनेगा, वही आपके प्रसारण का, प्रचार का और मजबूती का आधार बनेगा। मेरा मतलब यह है कि अगर आपने सिंगल एक मुद्दा उठा दिया जो बहुत ही पायस पवित्र होता है, वो एकलव्य यूनिवर्सिटी। एकलव्य यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप ले गए तो निषाद समाज ट्रस्ट भी चल जाएगा, जो हम लोग संगठन बनाना चाह रहे हैं वो भी चल जाएगा, और उसी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, उसी के माध्यम से बड़े स्कॉलर पैदा होंगे, उसी के माध्यम से बैरिस्टर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब पैदा होंगे। उसमें सारे विभाग होंगे, सारी चीजें होंगी, और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो पैसे नहीं देना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें गरीबों का वैसे भी अब कोई भला होने वाला नहीं, उनका एडमिशन होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ लाखों का मामला चल गया है। और आपको मालूम है IIM का 60 लाख, IIIT का 70 लाख, इस तरह से। और एक नई यूनिवर्सिटी अशोका आई है, उसमें तो 80 लाख है। तो हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे। अभी कल मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर रतन लाल, वो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार हमारा अम्बेडकर नामा देखा करो। तो पहली बार कल मैंने देखा तो उसमें एक न्यूयॉर्क से, USA से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से उनका एक मित्र जुड़ा न्यूयॉर्क से। उसने जो बातें बताई वो मेरे समझ में आई, जैसे कि सब्जेक्ट तो मुझे मालूम हो गया था पहले से ही, नाविक साहब ने बता दिया था कि ये सब्जेक्ट होगा। तो मेरे समझ में आया क्यों ना हम लोग इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान दें और लोगों की मदद क्यों न लें। वो आदमी यहाँ से IIT किया बम्बई से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और न्यूयॉर्क में गया बस, वहां बस गया तो वहां तमाम ऐसी चीजें उसने पैदा किया कि वहां करोड़ों का, अरबों का उसने डिपार्टमेंट से लेकर के तमाम संस्थानों का निर्माण किया, और वैसा निर्माण किया कि जो पढ़ना चाहे, रिसर्च करना चाहे देश में, स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया, रहने की, खाने की। तो वो छांटते हैं, देश से 30-30 लड़कों को छांटते हैं, और बड़ी IITs में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर वो लड़के निकल करके आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस समाज से IITian निकले, IIM के लड़के बच्चे
समाज का भविष्य। तो उनके यहाँ आईएएस की कमी नहीं होगी, उनके यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, बशर्ते कंडीशनल है कि एक आदमी निकलेगा, एक कॉन्सेप्ट देगा, उस कॉन्सेप्ट में इतनी पवित्रता होगी। और एजुकेशन वैसे भी पवित्र चीज है, उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं, कोई लाभ की चीज नहीं, वो तो ऐसे ही विद्या ऐसी चीज है, एजुकेशन ऐसी चीज है जिससे आम आदमी का फायदा होता है। विद्या से अपना ही नहीं, सामने वाले का भी फायदा होता है, ये कॉन्सेप्ट जाता है। इसमें मैं समझता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो यही है कि लोगों को प्रभावित हम कैसे करें, उनसे सहयोग कैसे लें। उसका एक तरीका ये है कि हम लोग मेजर एजेंडा चुने। मेजर एजेंडे में पहला ये है कि एकलव्य यूनिवर्सिटी का निर्माण, उसके लिए प्रचार प्रसार वेबिनार के द्वारा, पर्चा पोस्टर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा इस तरह से प्रचारित और प्रसारित कर दिया जाए कि लोगों को एक भरोसा हो जाए कि चलो समाज में कुछ हो रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है कि देश में नेशनल लेवल पर एक एकलव्य यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए। अगर ये मूवमेंट बन गया तो निश्चित रूप से हम यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार यानी केंद्र की सरकार, और जहां जहां आपका मूवमेंट चैंपियन होगा, निश्चित रूप से सरकारें कोशिश करेंगी कि एक बड़ा तबका है ये, और ऐसा तबका है जो सचमुच में जिसकी जरूरत है तो वो उसमें कूदेंगे। उसमें आपका एमएलए एमपी जो गया है चुन करके, और जो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में बड़ा राजनीतिक ढंग से रह रहा पार्टियों में, और मंत्री बन करके या कुछ निगम लेकर के, या इस तरह से जो भी प्रबंधन में है, या जो हमारे टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, सब उसमें प्रभावित होंगे और आपके साथ आएंगे। मैं इस बात के लिए तो गारंटी दे रहा हूं, श्योरिटी दे रहा हूं मित्रों, कि जिस दिन ये हम लोग ले गए लोगों के बीच में कि हम एकलव्य यूनिवर्सिटी का निर्माण करना चाहते हैं नेशनल लेवल पर, और उसके लिए हम मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें आपका कि बच्चे अगर कोई गए हैं, किसी के परिवार का बच्चा कोई विदेश कहीं भी गया है, अगर उसके भी दिमाग में आएगा तो वहीं से वो आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा इस बात के लिए कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये हमको उन लोगों से कहना है जिनके लिए प्रयास करें को हमारा सहयोग करें, उनके दिमाग में बात जानी चाहिए, लेकिन एजेंडे के साथ। वो एजेंडा है एकलव्य यूनिवर्सिटी का प्रारूप हम लोग तैयार करें। मेरा एक सुझाव है, जैसा आप लोग तय करेंगे, जैसा आप लोग बात करेंगे, उस पर हम पूरी तरीके से सहमत होंगे। मैं समझता हूं कि 2 देश ऐसे रहे हमारे सामने, हालांकि 1949 में चीन की क्रांति हुई, 1948 में चाइना की क्रांति हुई। लोग ये कहते थे कि चाइना जो है वहां का आदमी अफीम खा करके सोया रहता है, बहुत आलसी हो गया है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। चाइना के अफीमची वहां क्रांति कर दिए और दुनिया को बदलने चले, और दुनिया को बदल दिए। आज हालात ये है कि चाइना का कोई मुकाबला अमेरिका तक नहीं कर पा रहे हैं। वो जो अफीम खाते थे ना, वो अफीम छोड़ करके वो क्रांति की तरफ बढ़ गए। तो हमारा समाज भी दारू शराब छोड़ करके हमारी तरफ आएगा, बशर्ते उसको ये एहसास हो जाए कि हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें स्कूलों की घंटियों की जरूरत है, जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। जिस दिन हम ये तय कर ले गए, हम ये प्रचारित कर ले गए, निश्चित रूप से चाइना की तरह ही देश में हमारे समाज में क्रांति पैदा हो गई।
दूसरा देश है नेपाल। हम लोग छोटे छोटे थे तो नेपाली बेचारे हम लोगों को तो नजदीक पड़ता है, गोरखपुर, फैजाबाद और बस्ती, ये सब नेपाल से लगे हुए हैं। तो आजकल ठंडी के महीने में नेपाली आते थे तो बेचारे वो बेचते थे हींग। हींग जो महकती है, साग वगैरह में डाली जाती है, वो उसी से बिजनेस करते थे और कमा के चले जाते थे। दूसरा ये, जब मैं शहर में आया तो शहर में मैंने देखा कि वो लाठी लेकर के रात में सीटी बजाते हुए बेचारे सारी रात जागते थे और एक एक घर से वो 2-2 रुपया, 1-1 रुपया वसूलते थे मोहल्लों से, तब वो भेजते थे नेपाल। वो नेपाल क्रांति का गढ़ बन गया, पूरी एशिया का सेंटर बना और लाल हो गया। तो जब नेपाल बदल सकता है, नेपाल में क्रांति हो सकती है, चीन जैसा अफीमची देश दुनिया का सबसे बड़ा महानायक बनकर के उभर सकता है, तो ये जो बिरादरी है हमारी, ठीक है, गड़बड़ है, गड़बड़ को ही ठीक किया जाता है, ठीक को नहीं ठीक किया जाता है। गड़बड़ है, कल पुर्जे ढीले हैं जिस मशीन के, वही मशीन ठीक की जाती है, जो चल रही उसको क्या ठीक करेंगे। तो हम मान लिया कि हम लोग गड़बड़ हैं, हमारे समाज में गड़बड़ी है, वो कल पुर्जे हमारे दारू शराब वो सब ठीक होंगे, लेकिन एक रोशनी तो हम दें। वो रोशनी यूनिवर्सिटी है, वो रोशनी एजुकेशन का हब है। तो जिस दिन ये हम लोग दे ले गए, प्रचारित कर ले गए, एजेंडे को चैंपियन कर ले गए, निश्चित रूप से वो हमसे भी प्रभावित होंगे और उनसे हम भी प्रभावित होंगे। यानी जो बदलेगा, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आशा और विश्वास के साथ हमें अपने एजेंडे को चैंपियन करना होगा। इन्हीं बातों के साथ मित्रों, दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन संभालिए जी। सर, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं और मैं बस अपनी बात बीच में रखूंगा। बाकी साथियों को आप इनवाइट कीजिए और उसके बाद मैं अपनी बात भी रखूंगा। पहले सभी साथियों को बुला लीजिए जो जुड़े हैं। जैसे संतोष शर्मा सर ने हैंड रेज किया है और हम अपनी बात तो करते रहते हैं। आज मैं सोचता हूँ सभी लोग, फिर मैं जरूर कुछ अपनी बात रखूंगा। पहले आप सभी साथियों को इन्वाइट कीजिए प्लीज। चलिए, धन्यवाद सर। संतोष सर, आप हैंड रेज किए हैं, लगता है आप आ चुके हैं घर पे, तो हम जी। चाहेंगे कि आप अपनी बात को रखें। हाँ जी, मैं थोड़ी व्यस्तता में हूँ, लेकिन मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ। चार जो रखा गया है नाविक साहब द्वारा, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है। अरविंद जी के द्वारा जो रखा गया विचार वो पूरा सार्थक है। तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि होना चाहिए तो सही है, इसका हम लोग को प्रोग्राम बना के चलना चाहिए, एक पूर्णकालिक और एक अल्पकालिक। अभी तो हम लोग अल्पकाल के जो हिसाब से ही चलेंगे, अल्पकाल के हिसाब से जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक पूर्णकाल की ओर हम नहीं बढ़ेंगे। अभी छोटी छोटी प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कंस्ट्रक्शन में जब भी जरूरत पड़ती है तो जो कहीं किसी का सहारा नहीं, कंस्ट्रक्शन में उसका काम करने के लिए, जब हम अपने गांव में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि हमारे समाज के ही लोग देखते हैं बहुत गरीबी में है, सब इसमें है। एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहता हूँ मैं, कि सुबह के टाइम में जब भी आप जाएंगे ना, हर चौक चौराहे चाय की दुकान लोग सब जमा होते हैं। वहाँ असलियत पता चलती है कि यहाँ फलाने के घर में ऐसा तकलीफ है, फलाने के घर में ऐसा पैसा है, फलाना ऐसा आगे बढ़ गया। तो एक छोटी सी हमारी सहायता रहेगी, वहीं से जानकारी निकलेगी कि कैसे हम अपने लोगों तक पहुंच सके कि वो समस्या में है। तो सबसे जब उनके दिलों तक पहुंचना है तो मुझे वहां से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। और सबसे तकलीफ की बात है कि जहाँ शिक्षित नहीं है, वहाँ यदि शिक्षित लोग जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एक भेदभाव, सोच बस कुछ बोलना नहीं चाहते। तो इसको दूर करने के लिए हमें उपाय करना पड़ेगा।
एक तो पहला हो गया ये, अभी उनके दिल तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। और दूसरी पॉइंट है, अभी हमारे जो उनका जो आर्थिक उन्नति कराना है, किसान का है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे समाज में है, सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, तो वहां तक हम सब पहुंच बना सकते हैं। समाज के जो सदस्य रहते हैं, जैसे अभी वो जो कॉल सेंटर के जैसा कुछ चलाते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, बीपीओ सेंटर, वो सब, वहां से भी छोटी छोटी जानकारी निकल के आते हैं कि पुरानी रोजगार योजना चल रही है, इसकी फॉर्म भरनी है, उसकी फॉर्म भरनी है। तो ये अल्पकालिक योजना है। इस तरह से यदि उनको लाभ दिलाएंगे तो शिक्षा से भी हमसे जुड़ेंगे। जब उनके नजदीक हम पहुंचे, उनसे यदि हमारी दिल से दिल मिली, तभी वो खुल के अपनी बात कहेंगे, तब हम शिक्षा पे जोड़ देंगे। यदि रोजगार की आवश्यकता है तो कंस्ट्रक्शन में तो मैं विश्वकर्मा समाज से हूँ, जो भी पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, 10वीं 12वीं तक थे, कंस्ट्रक्शन में था, उनको लेके आता था, चलो भाई तुम थोड़ी दिन काम करना, काम करने के बाद उनको जब करने के लिए आदी हो जाते थे, तो उनको मैं शिक्षा की तरफ मोड़ता था, बोला ठीक है भाई आप काम करो, काम करते करते थोड़ी पढ़ाई भी करो। तो ऐसे करके हमारे समाज में पहले पंचायत स्तर पर शुरुआत किया, फिर बाद में तालुका स्तर पर शुरुआत किया। तो ऐसे करके जो झोपड़ी थे, झोपड़ी से मेहनत उनकी, थोड़ी सी दिमाग हमारी, तो उनको ईंट के पक्के मकानों तक पहुंचाया, जिसमें सरकार की मदद भी मिली, उनकी अपनी कमाई भी मिली, और एक पीढ़ी तो रह गई नीचे पीछे। अब उनके पीछे पीछे जितना चाहते उनके बच्चे उनको शिक्षा में लेके आए, तो वो शिक्षा में लेके आए, तो अभी सब अच्छे शिक्षित हो रहे हैं बच्चे सब। ये हो गए हमारे दीर्घकालिक। अभी तो 2 पॉइंट दे दो, और तीसरा पॉइंट तो ऐसे के साथ हो गया। और हम लोग समाज को लेके कैसे आगे बढ़े, जब समाज को आगे लेके बढ़ने का, तो आपके ऊपर जब तक विश्वास नहीं होगा, तो विश्वास कायम करने के लिए हमारे शिक्षित वर्ग को आगे आना पड़ेगा। शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे शहरों में जब भी जाएं, तो समस्या ढूंढें, समस्या कहाँ है। और समस्या ढूंढने का सबसे बड़ा साधन है, यदि हमारी माताएं और बहनें यदि हैं, समाज सेवा में हैं, तो उनसे बेहतर विकल्प हमारे पास और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्या कि जितनी जल्दी महिलाएं अपने आपस में घुल मिल जाती हैं, उतनी जल्दी पुरुष के साथ नहीं घुलना पसंद करेंगे। तो महिला माता बहनों के लिए घर की स्थिति जानने के लिए, उनकी गरीबी जानने के लिए, उनकी समस्या जानने के लिए वो यदि प्रयास करें तो सबसे अच्छी बात है। और कंस्ट्रक्शन में काम करने के बाद हमारी भाषा भी कुछ रफ टफ जैसी हो जाती है। तो पान की टपरी और चाय की दुकान जो सुबह सुबह है, वहीं जब सारी चर्चा होती है, तो राजनीति की चर्चा तो बीच में घर के परिवार की सामाजिक चर्चा यदि आप शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। नाभिक साहब की जो चार, जहाँ तक समझ पाया हूँ, मेरा तो सुझाव यही है, जो मेरा अल्पकालिक सुझाव है। यदि भूपेंद्र साहब की जो है सुझाव नहीं, लेकिन उनकी जो विचारधारा से जो हुई, जितने हमारे नाविक भाई बहन है, अपना दूसरे जो है, ये विश्वकर्मा बंसी हैं, धोबी आई हैं, सब वहां लगा, वो सब मिल के एक साथ आंदोलन को चला सकते हैं। तो चलाने के साथ साथ अपने अपने विश्वकर्मा वंशी समाज, आप सब नाभिक समाज चला रहे हैं, इसी प्रकार जो दूसरे और हैं वो अपने समाज को चला रहे हैं। तो अपने समाज ये आने के लिए प्रयास करते हैं। उसके साथ में जैसे हम लोग जो उस समय हावड़ा बनने के टाइम में जो आंदोलन हुआ था, उस तरह से जितने हमारे बड़े शिक्षक जंग बहादुर साहब बैंक से जुड़े हुए हैं, और साहब हैं, नागर साहब, ये सब मिलकर यदि अपने धीरे धीरे प्रयास करें, और अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार जहाँ पे जैसी जरूरत है, जैसे वकालत के पैसे से जुड़े हैं, नागर साहब से बाकी जो पैसे से जहाँ जुड़े हुए हैं, हम इस प्रकार से हम अपने समाज के नहीं पूरे तो फिर अपने के लोगों को कैसे वहां तक पहुंचा सकते हैं। नई पूर्णकालिक नौकरी दिला सकते हैं, टेम्पोररी नौकरी दिला सकते हैं, जहाँ भी चलती रहे और उसकी मालिक की व्यवस्था भी होती रहे। मेरा जो अल्पकालिक पूर्ण व्यवस्था हो जाए, अल्पकालिक जब पैर पर अपने खड़ा होने की कोशिश करेंगे, तभी हम पूर्णकालिक को बढ़ेंगे। तभी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। मैं थोड़ा व्यस्त हूँ अभी। आप सभी के विचार को मैं जब तक रहेंगे तब तक नहीं, मीटिंग शुरू रहेगी, सुनते रहूंगा। तो पूछना चाहूंगा क्या है कि उनसे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ती है, कहीं ना कहीं मुझे मौका मिला तो बैठ के 2-4 शब्द बोलने का मौका मिलेगा। मैं इसी विचार के साथ अपने विचार को ये धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जो पूर्णकालिक और अल्पकालिक दोनों व्यवस्थाएं बताई वास्तव में, और आज एक चीज हम के सामने आ रही है बड़ी अच्छी, और निश्चित है कि हमको पूर्णकालिक और अल्पकालिक व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। जी, तो
अब हम चलेंगे जी सर। आप संभवतः लेट आए, और चूंकि विषय तो जानकारी आपको है ही है, फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं कि हम नाविक सर से चाहेंगे कि नाविक सर एक बार विषय को बता दें। नाविक सर, अगर आप खाली हो तो विषय आप एक बार इंगित कर दें तो ज़्यादा बेटर है। जी सर। ठीक है सर, मैं जैसा आपका आदेश है मैं उसको पालन करते हुए कोशिश करता हूँ बताने की, लेकिन मैं इसमें जितना बेहतर आप आज से बता पा रहे हैं उतना बेहतर मैं नहीं बता पाया पहले। थोड़ा सा पढ़ लूँ जरा विषय, एक से मुझे थोड़ा समय दीजिए, 1 मिनट दीजिए बस। जी सर, पिछली मीटिंग हमने की कि अगर हमारा संपन्न वर्ग, किसी भी वर्ग का जो संपन्न वर्ग, किसी समाज का संपन्न वर्ग अगर समाज के लोगों के लिए सहयोग करने लगता है या उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या दूरगामी परिणाम पड़ते हैं। उसी का दूसरा पार्ट हमने आज यहाँ रखा कि मीटिंग में एक्चुअली दो, जो डिस्कशन में विषय आ रहा है, दो पक्ष मिल रहे हैं, एक जो संपन्न पक्ष है और एक वो पक्ष जिसको हम आगे अपने साथ लाना चाहते हैं या हम उनके साथ मिलना चाहते हैं। तो दूसरा पक्ष के अनुसार जो विषय है, किसी भी समाज के कमजोर वर्ग, जिसको हम कैटेगराइज किए थे अशिक्षित, गरीब, बेरोजगार, किसान आदि, का उसी वर्ग के शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक सक्षम लोगों के प्रति विश्वास सुदृढ़ किए जाने हेतु उपाय, जैसा कि व्यावहारिक रूप से अभी सभी उस पढ़ लिख गए हैं या और लोग दूरी या शैक्षिक आधार, तो उसमें हमारी जो दूरी बन रही है उस दूरी को कैसे कम करें, आपस में हमें विश्वास कैसे लाएं कि नहीं हम रुक गए हैं थोड़ा, हम भले हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हुई लेकिन सामाजिक रूप से हम सब वही दंश झेल रहे हैं, जो आपका दंश है या जो परेशानी है वही दुख हमें भी मिलता है। अब केवल हमें इतना कहने से काम तो चल नहीं सकता कि जो दुख आपका है हमारा दुख वही हमारा दुख है। अगर हमारे अंदर वास्तव में दुख का एहसास है तो हमें कोशिश करना है कि उनका दुख कम हो या कमतर हो। अगर हमारे दुख कमतर हो गए हैं तो उनके भी दुख कमतर हो। उसके लिए यही उपाय है कि भाई हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, और जब करेंगे तभी फिर आपस में एक संबंध बनता है, विश्वास पैदा होता है, विश्वास से विश्वास और अविश्वास से अविश्वास। अदरवाइज अभी क्या हो रहा, अविश्वास की भावना ज्यादा पैदा हो जा रही है, क्योंकि अधिकांश जो विचार इन जनरल जाते हैं, मीटिंग्स में नहीं कह रहा, इन जनरल आते हैं, अरे वो पढ़ लिख जाते हैं ना लोग तो अलग हो जाते हैं, अपने आप को कट कर लेते हैं। तो सच्चाई है, उसमें परसेंटेज कम ज्यादा है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगर पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर दर्द तो महसूस होता है कि नहीं यार, भाई है, हमारे ही परिवार के साथी हैं।
करें या अगर हमारे अंदर दर्द है, तो ये पहला स्टेप होता है कि जब आप किसी के दुख के प्रति या दुख से दर्द आपको एहसास होता है, ये पहला स्टेप है आपके इंसान बनने का। दूसरा स्टेप है कि उस दुख दर्द को कम करने के लिए क्या हम सोचते हैं, वो दूसरा स्टेप। अगर हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है हम किसी भी रास्ते में जा रहे हैं, कोई जीवधारी हो या हमारे समाज का आदमी हो, किसी को तकलीफ हुई तो क्या हमको वो तकलीफ उसकी दिखती है, क्या दिख गई तो बहुत अच्छी बात है, देखने के बाद क्या उस तकलीफ दूर करने का हम सोचते हैं क्या, दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है उस सोच के साथ साथ हम कुछ क्या क्रियान्वयन भी करते हैं क्या। ये 3-4 स्टेप्स हैं। तो अभी जो हम स्टेज है, हम कह सकते हैं जितने हमारे साथी यहाँ पर हैं या जो सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, कम से कम उनको इतना एहसास तो है कि हमारा दुख दर्द या हमारे जो भाई का दुख दर्द है जो हमसे थोड़ा दूरी पर बैठा हुआ है, उसका दुख है, उसके दुख को हम एहसास करते हैं, उसके दुख पर हम चर्चा करते हैं। और एक दिन जरूर आएगा इसी चर्चा के माध्यम से कि ऐसे भी साथी मिलेंगे या आप में से ही, हम में से ही कोई कन्वर्ट होंगे जो उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम में लग जाएंगे। ये मेरा एक उद्देश्य, ध्येय कहीं या विश्वास लेकर मैं इस मीटिंग को करता हूँ। अब इसके पीछे क्या है कि मैं तो विषय के रूप में एक स्केलेटन देता हूँ, ढांचा देता हूँ, लेकिन उस ढांचे में जो जान डालना या उसको सजीव करना, उस मुद्दे को कितना प्रभावी बनाना और कितना प्रभावी और हो जाता है जो मेरी थिंकिंग से भी आगे निकल जाता है, वो सब आप लोगों के प्रयास से। कि वो देखिए मैं भले छोटा सा विषय लेकर आता हूँ, मेरी जितनी समझ है, लेकिन उस विषय में जो गहराई जितना मैं नहीं समझ पाता हूँ उतनी गहराई आप सबके माध्यम से मुझे मिल जाती है। और यही मैं बोलता हूँ पहला स्टेप है, यानी दूसरा स्टेप है कि हम उस समस्या को जड़ तक जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, हम जो पिछले इतनी मीटिंग्स में पहुंचे हैं, ये मैं स्वयं महसूस करता हूँ। अभी जैसे भूपेंद्र सर ने बताया, मुझे एक चीज, एक प्रोफेसर साहब का जो उदाहरण दिया, प्रोफेसर रतन लाल साहब का, रियली वो तो नो डाउट बहुत ही विचारवान साथी हैं। वो हुए डॉक्टर लक्ष्मण, नहीं है अभी सर्विस में, किसी कारण उनको हटा दिया गया है। प्रोफेसर ऋतु थी जो अकेले संघर्ष की थी, मैं उनको थोड़ा कभी यूट्यूब में देखता हूँ, उनके संघर्षों को, उनकी बातों को सुनता हूँ। रतन लाल साहब को सुनता हूँ। रतन लाल साहब भी जॉब में है जिस प्रकार प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी थे, वो आज भी उसी अपनी परिपाटी के हैं या समाज के लिए चिंतित होकर बात मुखरता से रखते हैं और कहते हैं जिस दिन मुझे भी निकालना हो निकाल दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं। तो ऐसे बहुत कम साथी होते हैं जो सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं, जानते हैं कि हमें इसमें रिस्क है लेकिन करते हैं। लेकिन हमारे बीच में अभी थोड़ा हम उतना सक्षम नहीं हो पाए हैं, यानी हमारे अधिकांश लोगों की बात कर रहे हैं, हम उतना साहस नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस प्रकार से मुखरता से कह सकें कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, हम तो अपने रास्ते पर चले। अब उसमें एक हो सकता है, मेरा मानना, मैं तक करेक्ट हूँ इनकरेक्ट हूँ, कि हमारे जो विचार हैं या विश्वास है उसमें पूरी प्रगाढ़ता नहीं, इसलिए हम उतना नहीं कह पा रहे, नहीं कर पा रहे। चलिए ये अच्छी बात है। और आज जो मुझे विचार मैंने जितना मैं सुन पाया रास्ते में था, तो जंग बहादुर साहब को मिस कर गया, क्योंकि रास्ते में था तो आवाज आ रही थी। मैं भूपेंद्र सर को सुना, संतोष शर्मा जी को सुना, लेकिन जो मुझे विचार लगे इसमें रियली इतने मौलिक विचार लगे और ऐसे लगे कि ये कहीं दिखे हुए, लिखे हुए, कहीं सुने हुए नहीं है। मैं रियली आज बहुत हृदय से आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये विचार सुनकर मेरा दिल बहुत गदगद है कि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है। और इसके आगे मैं कुछ कहने को मैं नहीं कह पा रहा हूँ, बस इतना ही है कि आप सब अगर ऐसे साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से जो धीरे धीरे कारवां है या विचारों की जो क्रांति, विचारों के साथ साथ व्यावहारिक क्रांति, फिर सक्रिय क्रांति, हम सकारात्मक बात है। क्रांति का मतलब यहाँ किसी खिलाफ आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम उसको टच करेंगे। बस हम और आप साथ बने रहें, अपने जैसे लोगों को और जोड़ें, अपने विचारों को पहुंचाएं और सफलता मेरे से मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद, आज मैं इतना ही कह पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बाकी साथियों को सर इनवाइट कीजिए। अपने शरद बिंद जी हैं जो निशांत एक्टर सर के नाम से जुड़े हैं, और बाकी सर GR सिंह साहब को सुन लीजिए।
संतोष शर्मा सर होगा, अशोक सोंधिया जी हैं, आदिराम धाकड़ साहब भी जुड़े हैं, सबको जरूर इनवाइट कीजिएगा, मेरा आपसे आग्रह है। नागर साहब जी जी, धन्यवाद सर। जी, मैं माइक आपको पुनः हैंड ओवर करता हूँ। जी धन्यवाद सर। GR सिंह सर, आप आइए। जी GR सिंह सर, आप अपनी बात रखिए। जी, विषय अब आपको, विषय से आप पूरा अवगत हो गए होंगे। जी सॉरी सर, कोई मेरे घर आ गए थे तो थोड़ा सा मैं इसलिए, है ना, अभी क्षमा चाहूंगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, पहुंचते ही हैंड रेज कर धन्यवाद सर। खाली होते हैंड रेज कर दीजिएगा। जी धन्यवाद सर। ठीक है, जो आदिराम धाकड़ सर, आदिराम धाकड़ सर, आप अपनी बात को रखिए। जी धाकड़ जी, आप अपनी बात रखिए। लगता है वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। भरत जी, भरत जी, रिशांत एक्टर, शरद जी हैं, निशांत शरद, जी जी शरद बिंद जी, जी रिशांत एक्टर नाम से नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत नमस्कार है। सर, माफी चाहता हूँ सर, कथाई आटेवा की मीटिंग था सर, उसमें थोड़ा लेट हो गए जुड़ने में। कोई दिक्कत नहीं, देर आया विजय बंधु सर के साथ मीटिंग चल रही थी। जी, अपनी बातों को सर, रखिए। सर मेरा मानना है कि क्योंकि अपने समाज में नशा, अपने समाज में सर नशा को लेकर बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं, क्योंकि हमें अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकताएं हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने परिवार से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा। परिवार के बाद फिर हमें रिलेशन में, मतलब ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर ग्राम समाज में छोटी छोटी संगोष्ठियां स्थापित करके नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। और शिक्षा के स्तर में सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि अपने समाज में या कोई निम्न वर्ग जैसे अगर है, तो अगर बच्चों के अंदर टैलेंट है तो उसको पहले चिन्हित करना चाहिए। और चिन्हित करने के बाद अगर उसके शिक्षा में कहीं अगर बाधाएं आ रही हैं, अगर हम उस योग्य हैं, तो हमें वहाँ पूर्ण रूप से निसंकोच उसका सहयोग करना चाहिए सर। और दूसरा चीज़ क्या है सर, कि जैसे हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई हमारी बहुत अच्छी चलती है। हाई स्कूल इंटर के बाद हमारी पढ़ाई का जो दिशा होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, कि हम ये चूज नहीं कर पाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। तो जिस लेवल का बच्चा रहे, हमें उसी लेवल के मतलब रास्ते को बच्चों को अपनाना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई बच्चा है आर्ट साइड से पढ़ रहा है, तो हम उसको डॉक्टर बनाने और इंजीनियर बनाने की अपेक्षा करते हैं। तो मतलब बच्चों के ऊपर ये सब बर्डन नहीं थोपना चाहिए। बच्चे का पहले इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमें बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। जिस क्षेत्र में बच्चा जाना चाह रहा है तो उसी क्षेत्र के हमें मेहनत करना चाहिए बच्चों के ऊपर। और दूसरा चीज़ सर, जैसे अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन में बच्चा अगर 1-2 नंबर से रह जा रहा है, तो हम बच्चों को ऊपर मतलब दूसरे से कंपेरिजन करते हैं कि उसका लड़का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। तो बच्चों को बार बार डिमोरलाइजेशन करते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि चलो ठीक है बेटा, आपकी बार नहीं हुआ तुम्हारा, तो अगली बार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए सर। जहाँ तक सर कृषि के क्षेत्र में है, तो कृषि के क्षेत्र में हमें ज़्यादातर कॉमर्शियल खेतियों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कॉमर्शियल खेती में जैसे अपना टमाटर का हो गया, सब्जी की खेती हो गई, ये सब थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी सर अभी तो मैं मीटिंग से ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया हूँ सर। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शरद जी। चूँकि कमर्शियल कृषि आपने एक विषय में इंक्रीज किया, जो छूट रही थी, वास्तव में हम लोगों को कमर्शियल कृषि को भी अपनाना पड़ेगा। और किसान भाइयों के विकास के लिए निश्चित है कमर्शियल कृषि अपनाना पड़ेगा। तो अब हम धाकड़ सर, आदिराम धाकड़ जी, अगर आप आवाज़ सुन रहे हो तो अशोक सोंधिया जी भी, अगर उनको सर, अशोक सोंधिया जी हैं, उनको भी इनवाइट कर लीजिएगा। जी अगर बोल चुके हैं तो कोई बात नहीं, मुझे सुन नहीं पाए बीच में। अभी अशोक सोंधिया सर बाकी हैं और सुनील जी बाकी हैं, दोनों लोग। तो सोंधिया सर, अशोक सोंधिया सर, आप अपनी बात को रखिए। जी जी नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार।
भूपेंद्र सर जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि उनके सामने एक मैं जोक के रूप में छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जैसे किसी BMW कार के बाजू में लाके मारुति 800 खड़ी कर दी जाती है, हम लोग उसी के समान हैं। उनके सामने हम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनकी सोच जो है बहुत ही उच्च स्तर की है। एकलव्य यूनिवर्सिटी बनाने की जो राष्ट्रीय स्तर की बात उनने की है, वाकई में इतनी ऊंची सोच जो है हमारे समाज के लोग रखते हैं। सादर उनको मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ कि इतनी बड़ी सोच लेके आए हैं वो। निश्चित रूप से अगर इसमें हमने पहल की और एक दो कदम भी आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी चल पड़ेगी और अभी नहीं तो 2-4 साल में निश्चित हमें सफलता मिलेगी। आज का जो विषय है कमजोर और मतलब संपन्न वर्ग में शिक्षित और अशिक्षित में, इसके विषय में मेरा जहाँ तक अनुभव है सोचना है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि अपने समाज में जो समाज है लगभग बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अभी हमारा समाज शिक्षित और संपन्न लोगों की संख्या अगर आप नापें या कभी किसी ने गणना की हो तो आप ये मेरे को लगता है मुश्किल से 5%, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10%, इससे ज़्यादा लोग पूर्णतः शिक्षित नहीं है और ना ही आर्थिक रूप से संपन्न है। इस बात को हमें ध्यान में रख के ये जो परसेंटेज है 5% या 10%, वो जो 90% 95% है जो कि गरीब है। आवाज नहीं आ रही है किसी की? नहीं सर, आवाज आ रही है। शायद आपके यहाँ कुछ दिक्कत होगी तो आप एक बार लेफ्ट होके फिर से जुड़ जाइए। नाविक सर जी, आवाज आ रही सर, बहुत अच्छी है। जी आ रही सर। जंग बहादुर सर, आप एक बार शायद लेफ्ट हो जाइए फिर जुड़िए तो क्लियर आ जाएगा शायद आवाज। जी तो मैं ये बोल रहा था कि जो परसेंटेज है शिक्षित और संपन्न वर्ग का 5-10% से ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक मेरी सोच है। ये कोई, हालांकि मैंने इसमें बहुत बड़ा सर्वे नहीं किया है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। तो अगर हम छोटे तकबे को, एक जो निम्न तकबा है, आप भी आज भी आप देख लें, गांव में चले जाएं, शहर में देख लें, मैक्सिमम परसेंटेज जो हमारे समाज का है वो छोटे छोटे कामों में लगा रहता है अपनी जीविकोपार्जन के लिए। कोई महिला जो है अपने जो पुश्तैनी काम है उनमें लगी हैं। बोलने में भी थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन हकीकत है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो हमें पहले प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारे समाज के निम्न तकबा, छोटा तकबा है या अशिक्षित है, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हमें निःशुल्क या कुछ शुल्क लेकर उनको कोचिंग देना चाहिए और उन्हें आगे के रास्ते बतलाना चाहिए कि आप इस मार्ग में जाएं तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। अगर हम संपन्न हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो या कोई ऐसा काम करते हैं तो अपने समाज को प्राथमिकता देकर उन्हें, मान लीजिए समाज है तो प्राथमिकता दें कि अपने समाज वाले की दुकान से सामान ले, या कोई जैसे विश्वकर्मा साहब जी ने बताया कि वो निर्माण कार्य से जुड़े हैं, बिल्डर का काम करते हैं। तो अगर हम बीच का कोई व्यक्ति मकान बनवा रहा है या कोई जानकारी रखता है तो ऐसे अपने से जुड़े लोगों से काम करवाएं तो हमें भी 4 पैसा कम लगेगा और उनको भी कुछ पैसा मिलेगा, तो वो तो कम करेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई हमें कोई दशरथ माझी की जैसे पहाड़ नहीं तोड़ना है। जो हमारे भूपेंद्र सर की सोच है बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने की है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी उसमें, लेकिन कुछ समय लगेगा और हम सभी सफल होंगे। लेकिन हमें छोटी छोटी सी काम करना है। जो संपन्न अगर कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। धन्यवाद, मैं इतना कहना चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। ये बात सही कि भूपेंद्र सर जब बोल दिए तो और उस पर उदाहरण देना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी शरद जी ने एक पॉइंट रखा कमर्शियल कृषि की, तो वो निश्चित है छूट रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर आपके पास भी कुछ न कुछ चीज़ें होंगी तो उसको आप खोल के रखेंगे तो जरूर मिल जाएगी हम लोगों को। और अब हम चलेंगे सुनील सर के पास। सुनील जी, समय को देखते हुए हम लोग काफ़ी लंबे समय तक है, फिर भी रात है, कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोग फ्री होकर हैं। सुनील जी आप अपनी बात जी। जी सर, सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार।
जैसा कि इसमें विषय लिखा गया है, तो विषय से तो यही समझ में आता है कि ये सभी वर्गों के साथ है, सिर्फ अपने कम्युनिटी के साथ ही की बात नहीं है। और ब्रिज की बात है, मतलब छोटे लोगों से और बड़ों के बीच ब्रिज कैसा होना चाहिए। तो हमें तो अब सिंधी समाज को देख लें, उनके यहाँ का मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि सिंधी समाज में जैसे कोई काम, उसका सिंधी का कोई बढ़िया दुकानदार, कुछ ऐसा वक्त आया उसके साथ, उसकी डाउनफॉल हो गया, फिर वो नौकरी करने लगा। अब वो नौकरी वो सिंधी के यहाँ ही करता है। मान लीजिए कि वो 10,000 रुपए की नौकरी का वो कर रहा है सिंधी के, और उसके घर में अचानक ऐसी स्थिति आ गई, किसी बीमारी में या पढ़ाई में 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 20 लाख की जरूरत है। उसको सोचना नहीं पड़ता है, उसका सेठ अपने से नहीं देगा तो किसी और से दिलवाएगा। सिंधी समाज का कोई ना कोई व्यक्ति उसको देगा, और रिटर्न करने की उसकी क्षमता नहीं। जो 10,000 की नौकरी पे है, वो क्या 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख वापस करेगा, लेकिन वो लोग दे देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। मरवाड़ियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। उनके यहाँ तो और बड़ा अजीब सा है, वो 2 पार्टनरशिप में काम करते हैं। आप बहुत सारे पुराने फर्मों को देखेंगे मरवाड़ियों का, तो 2 नामों से होता है, और दोनों एक दूसरे को ही चीट करते हैं। और चीट करने के बाद जब दूसरा उसमें से अगर वो गिर जाता है, तो फिर उसी को मरवाड़ी समाज उसी को पैसे दे करके फिर उठाता है। वो उसी दुकान के सामने वो चाय ठेला लगाता है, और फिर वो उसकी मदद करता है, फिर उसको उठाता है। तो ये सब चीजें हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन हम लोग भी अब इस पे शुरू हो चुका है। जैसे कि हमारे एक क्षेत्र में है राजेंद्र निषाद जी हैं, मैंने नागर साहब से भी चर्चा की है, नाविक सर को भी बताया है कि हम लोग जो है अब 10 लाख लोगों को रोजगार देने के उन्होंने जो है प्रण किया है, निश्चय किया है। अब 10 लाख लोगों को रोजगार दें तो कैसे दें, ये उन्होंने जब देखा, तो गुजरात का एक मॉडल चल रहा है, तो गुजरात का मॉडल समझ में आया। वहां पे जो क्या है कि वो जो सहकारिता, मतलब एक ग्रुप का सिस्टम है, सरकारी से वो लोग नहीं लेते। वहीं पे जो है 20 लोग, 25 लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। वहां पे कुछ भी लेना है तो आपको ग्रुप के माध्यम से ही होगा। उनका एक जो है स्वयं सेवा, मतलब स्वयं सहायता समूह जो है उनका बड़ा स्ट्रांग है वहाँ का। तो उसको अडॉप्ट करके इधर किया गया है, तो गुजरात के माध्यम से किया गया है। आने वाले समय में 10 लाख लोगों को वो रोजगार दे लेंगे। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे अगर हम ये पूर्वांचल की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बेल्ट है, यहाँ पे कुछ कुछ काम करने जा रहा है, और उसमें अगर आपको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, तो लोग बड़ा सशंकित भाव से देखते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं। इस मानसिकता के बारे में कहा ना आपने कि लोगों में विश्वास पैदा की जरूरत है। ये सिर्फ मतलब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ज्यादा है, इस प्रवृत्ति है। तो अब इस प्रवृत्ति से लड़ना भी पड़ेगा, और इस प्रवृत्ति से कुछ करना भी पड़ेगा। हम लोग को अपना विश्वास स्थापित करना पड़ेगा। विश्वास बहुत जरूरत की चीज है, बगैर विश्वास से कुछ नहीं हो सकता, ये तो सही ही है। लेकिन करें कैसे, ये भी एक समस्या है। 10 अच्छे की जगह 7 बजे आपको बिगाड़ना लेंगे, ये तो बड़ा लाभ ले लेंगे, ऐसा नहीं। वो किसी को वाहवाही के चक्कर में कर देते हैं। और ये तो हुआ इसमें कि आर्थिक पे तो होना चाहिए, हो रहा है। और जैसा कि अभी शायद वो क्या नाम है, आरडी सर ने कहा था कि हम 50,000 रुपए लेकर करें। ऐसा नहीं है, 50,000 से भी ऊपर लोग कार्य करने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, और लोग कर रहे हैं। अब एक सज्जा ये अभी नुसरत जी ने जो कहा कि बिहार जो पढ़ाई लिखाई पे बड़ा अरे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप भूपेंद्र सर का जो एकलव्य यूनिवर्सिटी का जो विचार है, उसके लिए तो हम सैल्यूट कर रहे हैं आपको, और इसको हम अडॉप्ट करेंगे या अडॉप्ट करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम ये बता दें। और दूसरी बात तो ये है कि जैसे कि उन्होंने सर ने कहा, तो शिक्षा का हम आजकल अंधे दौड़ में चले जा रहे हैं। शिक्षा की उपयोग
शिक्षा। हमें क्या कहते हैं, ग्रेजुएट IITN बनने के बाद भी हमें क्या मार्केट में जाना है? उतने साल आपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया, अपने मतलब अपने समय बर्बाद किया। ये काम तो आप जो है इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, उतने के लिए वो काफी है। लेकिन बिहार का अगर आप पद्धति देखेंगे, बिहार के अंदर ऐसा होता है कि वहां पे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वहां का पढ़ाई का सिस्टम ही बड़ा अलग सा है, और वो लोग क्लैरिकल तक ज्वाइन कर ही लेते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर अगर आप सर्वे करेंगे तो बिहार के बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में है, क्योंकि वो उसी उद्देश्य से वो पढ़ाई ही करते हैं। वो उनके यहाँ पढ़ाई का सिस्टम ही है इतना है कि एकेडमिक अलग पढ़ते हैं और ये कम्पिटिटिव अलग पढ़ते हैं, दोनों तैयारी करते हैं। एकेडमिक को लोग ज्यादा कम ध्यान देते हैं और कम्पिटिटिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और पूरा सिस्टम है। और वहां का कोई अगर एक IAS बन के निकल भी जाता है तो जब वो छुट्टियां लेकर के आता है तो अपने ग्रुप के बच्चों को वो उतने दिन पढ़ाता है कि तुम अब पढ़ाई करो आगे, उसका वो मदद करता है। तो ये कल्चर बिहार के अंदर है, तो मैं उनके लिए कह रहा था ये होना चाहिए, और वो करते हैं उस लोग। तो हमारे इस कल्चर को जरूरत है। तो हम कितना पढ़ाना है, कितना बच्चों को, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब पे लेना है तब तो आप खूब पढ़ाई करवाइए। और आप IIT में 60 लाख दे करके, IMBA में 50 लाख दे करके, और फिर अगर आपको वही 10 लाख कमाना है तो उतना तो हम समझते हैं कि आप जो है ग्रेजुएशन के बाद अपना जो है कोई बिजनेस करके कमा लेंगे। तो ये सब चीजें भी जो है बड़ा जरूरत है इसकी चीज का, कि हम एनालाइज कैसे करें कि हम जो चीज लेना चाह रहे हैं, जो चीज पाना चाह रहे हैं। और एजुकेशन का सर जरूरत तो सिर्फ इंटरमीडिएट तक है, और उससे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ग्रेजुएट तक है। ग्रेजुएशन होने के बाद हम समाज में उठने बैठने लायक हो जाते हैं। हम लोग इसके पास इतना मैनर्स हो जाता है, जो शिक्षा का जो मूल मतलब जरूरत है या उसकी जो उपयोगिता है ग्रेजुएशन के बीच में, वो तो पूरी हो जाती है। लेकिन उसके बाद की जो ग्रेजुएशन के बाद की जो बात आती है, वो टोटल हमारा जो है वो कॉमर्शियल हो जाता है कि हम कितना कमाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ग्रेजुएट तो सभी लोगों को होना चाहिए, इसका मतलब नहीं है कि इंटरमीडिएट के बाद लगना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएट होते होते अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जा रहा है, तो प्राइवेट में जाकर के भी वो कुछ ना कुछ किसी का बिजनेस ही करेगा। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए जाना चाहे जा सकता है, लेकिन बिजनेस भी करे, ताकि बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो हमें तो बात ये थी कि हमारा तो सब्जेक्ट तो मैं फिर बहक गया कि हमारे जो बड़े जो ऊपर लोग, जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो हमारे जो छोटे लोग हैं, उनके बीच हम कैसे बनाएं। तो ये जो हम जो ऊपर के लोग हैं और ये जो छोटे लोग हैं, जो करीब तबके के लोग हैं, इन दोनों के बीच की जो मानसिकता है वो हमें खुद जा करके, हम जो समाज सेवी संस्थाएं जो, या हम लोग जो आपस में जो कुछ करते हैं, ये हम लोग का दायित्व है कि हम लोग जा करके उनके बीच में, अगर हम ये अभी हम लोग अगर मीडिएटर का काम नहीं करेंगे तो एज अ मीडिया काम पड़ेगा। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, हम लोग एक मीडिएटर का काम करना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में ला करके हमें करना पड़ेगा। तो नहीं तो हम जैसे अदर सिंधीज हैं, जैसे पंजाबीज हैं, आप चाहे मरवाड़ीज हैं, हमें उन लोगों से सीखना पड़ेगा कि आखिर उनके अंदर वो कल्चर कैसे आया और हम उस कल्चर को कैसे नहीं अडॉप्ट कर पाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुरुद्वारा हर शहर में है, ऐसा नहीं कि हर गुरुद्वारा हर शहर में नहीं है, और गुरुद्वारे के अंदर वहाँ का लोकल पंजाबी खाना खाने नहीं जाता है, और उनके यहाँ गुरुद्वारा चलता है, रोज लोग खाते हैं। हम लोगों के यहाँ तो कोई गेस्ट हाउस ही नहीं है, कोई छात्रावास ही नहीं है, और ऐसा नहीं कि हमारे समाज में लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा है, जब तक हम नहीं जानते थे, लेकिन जब हम जानने लगे तो ये समझ में आया कि हमारे यहाँ मानसिकता की कमी है, हमारे यहाँ क्षमता भरपूर है। तो बस यही चाहेंगे कि हम लोग उस जो कमी है मानसिकता, जिसको मैंने समझा, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। धन्यवाद सर, आपने भी बहुत सी चीज़ें जो है रखे अच्छी अच्छी, और मानसिकता आवश्यक है। मानसिकता जब तक लोग नहीं बनाएंगे तब तक चाहे कितना भी हम आपको भी कोई भी पॉइंट दें, कोई भी विश्वास दें, तो वो जो है कि नहीं बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों में मानसिकता होनी चाहिए। तो हमारे बीच में नए साथी जुड़े हुए, राजेंद्र चौधरी जी जुड़े हुए हैं, तो बंगाल से हैं। हम चाहेंगे कि राजेंद्र चौधरी जी अपनी बात को रखें। राजेंद्र चौधरी सर, आप अपनी बात को रखिए।
राजेंद्र चौधरी सर। राजेंद्र जी, लगता है आप नहीं सुन पा रहे हैं क्या हमारी आवाज? राजेंद्र चौधरी जी, चलिए, संतोष शर्मा सर का हैंड रेज है, तो संतोष शर्मा जी, आप कुछ इंक्रीज करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को रखिए। संतोष जी। जी जी, मैं सुनील जी की बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सुनील बहुत अच्छी है कि बिहार में शिक्षा की कैसी है, किस तरह से होती है। तो जो छोटे और जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ना, शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे कि हमारे भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं, तो वो सब कैसे पढ़ाई करते थे। वो 5वीं क्लास से उनकी पढ़ाई शुरू हुई थी। तो सुबह में जब भी पढ़ते थे तो एक जगह हम एक अलग जैसा बोलते हैं ना, अड्डा बना लेते हैं, जहाँ जहाँ गप मारने का अड्डा। तो सबका था कि पढ़ाई करने का अड्डा था। तो सब वो अमीर के भी बच्चे, गरीब के भी बच्चे सब एक जगह जमाते थे, सब एक दूसरे को पढ़ाते थे। बोलते भाई तुमको कौन सा सब्जेक्ट में कमी है? तो हमको ये नहीं आता है। तो बोला चलो भाई, तुमको आता है तो तुम इसको पढ़ा दो। उसको पूछा तुमको क्या नहीं आता है? तो तुमको नहीं आता है तो हाँ, ये किसको, अभी 10 बच्चे हैं तो किसको आता है तो पढ़ाओ। तो 10 में से एक बच्चा पढ़ाएगा, 9 पढ़ लेता था। इसी तरह से हम यदि देखें तो 2 काम हमारा एक साथ हो जाता है। एक तो जो अमीर गरीब की खाई है वो मिट जाती है। शिक्षा में जो हम लोग पिछड़ रहे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं वो भी और अमीर के बच्चे हैं वो भी एक दूसरे को पढ़ाएंगे। बाकी जितने जो अपने घरेलू काम है, पढ़ाई लिखाई जो स्कूल कॉलेज से है, वो चलती रहेगी। तो ये बिहार के लिए जो आपने बोला सर, मैं बचपन से मैं देखते आया हूँ। अभी तो मेरी उम्र 66 साल हो गई है, 66वां चल रही है। तो मैं चलो अपने जितने भी समाज बंधु हैं सब वहां मैं अपनी बात को पहुंचाऊं। तो छोटी छोटी प्रयास है, ये छोटी छोटी प्रयासों से यदि हम आगे बढ़े तो अमीर गरीब की खाई, शिक्षा की खाई, ये मिटेगी। और जो अपना एक चीज और छूट गया था जो मैं व्यस्तता में नहीं बोल पाया, जैसे ऑर्गेनिक खेती और जो बोले कि कमर्शियल खेती। कमर्शियल खेती के लिए सबसे बड़ा एक समस्या है कि हम लोग ये जो जनरल गेहूं की खेती कर रहे थे, गेहूं की, मक्का की कर रहे हैं तो मक्का की, ज्वार की खेती कर रहे हैं तो ज्वार की खेती, इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव लाना पड़ेगा। जो मौसमी फल है जिसकी मार्केट में अभी मौसम को पकड़ के चलना पड़ेगा कि हाँ अभी किस चीज की मार्केट आने वाली है, तो उसके हिसाब से यदि हम खेती को प्रोत्साहन दें, जानकार हैं अपने समाज में तो पढ़े लिखे भी हैं, सब हैं, तो वो उनकी जानकारी समाज के छोटे छोटे समाज किसान भाइयों तक पहुंचाए। तो उसको जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ। अभी सरसों और तोरी, राई जिसको बोलते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। थोड़ा कि हालांकि सरसों की खेती करेंगे तो उसका उपज होता है थोड़ा कम होता है, और जो तोरी राई जिसको बोलते हैं उसके उपज ज्यादा होता है। लेकिन मार्केट में वैल्यू देखेंगे तो सरसों की खेती जो ये बिकती है 80 से 85 रुपया किलो, राई बिकती है 40 से 45 रुपया किलो। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास करके यदि अपने गाँव को, लोगों को, किसानों को यदि आगे बढ़ाएं तो बहुत कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो यही इस बातों को मैं आगे बढ़ा रहा था। अभी हमें जितना समझ में आया बता पाया हूँ। अभी आप सब अपने अपने विचार रखे, बस मैं इतना ही कहने के लिए हैंड रेज किया था सर। धन्यवाद। बहुत आपने उसमें एक अच्छी जरूर और अब लगभग सभी लोगों की बात कर। राजेंद्र सर, आपकी वीडियो ऑन हुई है, हो सकता है आप आवाज़ नहीं, आप बात नहीं कर पाए, तो हम एक बार पुनः जी। जय निषाद। जय निषाद सर। हेलो। जी जी बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो जय निषाद। जय निषाद सर, जय निषाद। मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ बाहर में, ठीक है ना, इसलिए मैं आज कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, सुनूंगा केवल। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी। और सुनील सर का हैंड रेज है, तो सुनील सर कुछ इंक्रीज करना चाहते हैं और उसके बाद फिर हम नाविक सर के पास चलेंगे। सुनील सर। सर मैं बताना चाहूंगा संतोष जी के बारे में बात में। जी बोलूं? जी जी बोलिए। बोलिए जी, बोलिए। वो ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया, चूंकि हम लोग उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं अभी, इसलिए हमने कहा कि अपने थोड़े से जो है अनुभव शेयर करें। अभी हम लोग ऑर्गेनिक का खेती जिस तरीके से मिट्टी यहाँ का खराब हो चुका है,
उस तरीके का मिट्टी ऑर्गेनिक लेवल के लिए होने में कम से कम 2 या 3 साल लग जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो है करीब-करीब 5 या 6 एकड़ का ज़मीन जो है रोका है और उसके जो है क्योंकि जितने जो केमिकल्स जो पहले पड़ चुके हैं और मिट्टी जो इतने जो वो हो चुका है उसके अंदर, फिर वो अभी 0 वो नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम लोग अभी टेस्टिंग लैब इंडिया में शायद 1 या 2 ही जगह है ऑर्गेनिक मिट्टी की पहचान के लिए। मुझे अभी जानकारी अभी नहीं है। तो वहाँ से जब अभी हम लोग मिट्टी भेजेंगे, सर्टिफ़िकेट आएगा, फिर देखेंगे। तो अगर हमारे पास ज़मीन की अगर मिट्टी की अगर सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो हम प्रोडक्ट करने के लिए उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। हम बस कहते हैं कि गोबर का खाद डाला है, वो डाला है, लेकिन वो वास्तव में ऑर्गेनिक में नहीं आएगा। बस इतना ही जानकारी शेयर करनी। जी, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अब हम पुनः नाविक सर के पास पहुँचे। नाविक सर, अब समय भी बहुत है और लगभग सभी लोग हो चुके हैं, तो आप समापन भी करिए और धन्यवाद सर। और सब सभी साथियों ने अपनी बात रखी और बहुत ही मौलिक और सकारात्मक सुझाव आए, जो कि हमारा एक उद्देश्य भी है कि हम जो परिस्थितियां हैं उन पर एनालाइज करें और कभी कभी ठीक है समालोचना करके, लेकिन साथ में हम सकारात्मक सुझाव की तरफ भी आगे जाएं। वो आज बखूबी पूरा होता हुआ है, दिख रहा है। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि मैं विषय बनाता हूं अपने समझ के अनुसार, तो आप सभी से आग्रह निवेदन है कि आप लोग भी विषय सुझाव दें, चाहे नागर सर के नंबर पे या राजेंद्र जी तो शायद नहीं समय निकाल पाते, तो नागर साहब का नंबर है या मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में अभी तुरंत लिख देता हूं। तो उससे क्या होगा कि मुझे और एक कह सकते हैं कि हम लोग की टीम तैयार होती जाए। मैं अपना नंबर शेयर कर दिया है, अगर साथी पेन के पास से कागज तो नोट भी कर सकते हैं, 8319692647। तो अगर आप जैसे आज हमारी मीटिंग खत्म हो रही है, पिछले अगले 7 दिन है करीब या 6 दिन है, तो 2-3 दिन में कभी भी अगर विषय सुझाव करके दे दें कि हाँ इस पर डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे भूपेंद्र संघ तो है, हर विषय पर बोलते हैं नो डाउट, और जो भी विषय जाता है उसको बखूबी गहराई तक पहुंचकर उसकी बात करते हैं। और उसमें आप भी कुछ देखें और विषय सुझाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। मतलब आगे चल के हम इस सिलसिले को जारी रखने में सफल होंगे, क्योंकि मैं करीब जो 90-92 मीटिंग उसके पहले ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया करता था, उसमें विषय बनाते बनाते थोड़ा सा मेरे सोचने का दायरा एक सीमा तक पहुंच रहा है। लक्ष्मण सीमा जो होती है, लक्ष्मण रेखा जो होती है, हाँ, लेकिन अगर हो सकता है कभी ऐसा भी बोलते हैं कि सोचते सोचते नए तरीके भी आते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे लेकिन आप सबका सहयोग रहेगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि सभी के विचार इसमें आए। आज जो हमने सोचा और सुना सभी साथियों को, ओरिजिनल विचार मैं उनको थोड़ा रिपीट कर दूं कि हमारा जो दीर्घकालिक क्लब यूनिवर्सिटी स्थापना का संतोष शर्मा जी ने बताया कि हम अल्पकालिक को भी साथ मिलकर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या हम गवर्नमेंट से फायदा अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब दिलाने की कोशिश करें अपने क्षेत्र में जहां अगर हम जॉब देने की स्थिति है। किसी भी सुनील जी ने साझा किया कि हमारे एक बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं राजेंद्र निशानी, 10 लाख रोजगार सहायता समूह के माध्यम से और उनको हम सबको सलाम करना चाहिए। अब देखिए यहीं पर ही उदाहरण मिलता है कि जो आदमी के अंदर इतनी क्षमता है या सोच है कि हम इतने लोगों को रोजगार दिला सकते हैं और है होता बेटर है, वो अगर हमारे समाज के उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जिनको रोजगार नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं दूरी हमारी कम हो रही है। ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। और जहां भी अगर कहीं बात होती कि नहीं यार ऐसा ऐसा है, तो उसका थोड़ा सा पोलाइटली वहां पर अपनी बात रखना कि ऐसा नहीं है वैसा। अगर आप साथ में बैठेंगे तो ऐसे लोग भी हैं जो दूरी कम कर रहे हैं, सक्रिय रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, और एक दूसरे का सहयोग करके भी। ये परसेप्शन भी लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि सब परसेप्शन का ही खेल है। हमारे अंदर परसेप्शन निगेटिव बन चुका है हमारे समाज में, खासकर ओबीसी समाज की बात कहें, और वही अगर दूसरे समाज हैं तो बहुत पॉजिटिव परसेप्शन है और पॉजिटिव व्यवहारिक रूप दिखता भी। जैसे सुनील ने बताया सिंधी हो, मारवाड़ी हो, ये सब है, पंजाबी हो, आपस में सहयोग करते हैं, तो ये हमें मानसिकता भी डेवलप करनी है। और यही चीज सभी साथियों ने मोटा-मोटी यही सब बात कही कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए जो हमारी क्षमता में, उसमें शुरुआत करें और फिर दीर्घकालिक हमें लक्ष्य रखना है। और जो मेन समस्याएं हैं, नशा मुक्ति, शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, उस पर तो हमें काम करते ही रहना है।
और अगर शिक्षा पर हम ध्यान दे ले जाते हैं, तो कल मेरी बात भी हो रही थी सुनील जी कि हमें 2 फ्रंट से यानी 2 तरह से डिवाइड करना होगा अपने कामों को, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक में क्या होगा, हम तुरंत रिजल्ट दे देते हैं 10 से 15 दिन में, 1 महीने के अंदर, तो लोगों को जिसको बेनिफिट मिलता है उससे हमारा तुरंत लगाव जुड़ जाएगा, या जो ब्रिज है वो गैप जो है ब्रिज बन जाएगा। लेकिन हम जब दीर्घकालिक लेके चलते हैं, एजुकेशन को लेके चलते हैं, उसमें 3 से 4 साल लगता है, तो वो टाइम हमको उसको देना पड़ेगा कि हाँ 3-4 साल में हम क्या दे पाए, तो वहां पर बिखराव भी हो सकता है। तो अल्पकालिक के साथ साथ में दीर्घकालिक भी दोनों लेके पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी मीटिंग रही और सभी ने अच्छे सुझाव दिए। कोई भी साथी अगर वो कुछ बात कहना चाहता है तो उनका स्वागत है। मैं 2-4 सेकंड अपनी बात कहता जा रहा हूँ, उसी बीच में कोई भी साथी जो अपनी बात रखना चाहते हैं हैंड रेज कर देंगे। और पुनः आग्रह कि विषय पर जरूर मुझे सहयोग कीजिए। मैंने अपना नंबर शेयर किया है, संजीव नागर सर का है, और तभी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ पाए। और टीम तैयार कीजिए, मतलब कहने को तो संचालन की भी जिम्मेदारी ले। जैसे आज मैं बहुत उस काम में फंसा हो, तो पहले हमने बात कर ली थी 2-3 साथियों ने। एक बार और मेरे साथ समय आया था कि मैं ऑफिस में बैठा था 8 बजे तक, इसी समय तक, लेकिन वहीं से उस समय मेरी बात नहीं, तो वहीं मैं लोगों को जोड़ रहा था, लेकिन उसमें जंग बहादुर साहब थे, नागर साहब थे, इन्होंने बराबर मीटिंग को संचालित किया था। तो ये सिचुएशन आ जाती कभी अकेले हैंडल करने पर। तो अगर हमें टीम भी बिल्डअप करना है, काम भी करना है, विदाउट टीम हम काम नहीं कर पाएंगे और बिखर जाएंगे। तो बिखरना नहीं हमको, और यूनाइट होना है। तो एक कोटेशन वही, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम अलग अलग हो जाएं तो गिर जाएंगे, एक साथ रहेंगे तो खड़े रहेंगे और दौड़ने भी लगेंगे। धन्यवाद आप सभी का। मेरा यही आपसे सुझाव, आग्रह है और निवेदन है। शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत। सर महेंद्र सर जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि महेंद्र सर भी अपनी बातों को रख दें। महेंद्र सर जी। महेश्वर प्रसाद जी है क्या? आवाज वो देख नहीं पा रहे जी। माननीय महेश्वर जी। जी जी महेश्वर सर, आप भी अपनी बात रखिए जी। आपको भी 2 मिनट हम लोग सुन लें जी। महेश्वर साहनी सर। लगता है महेश्वर, हाँ जी सर। महेश्वर साहनी सर, आप अपनी बात रखिए, माइक आपका ऑन है। हाँ हाँ, हाँ, अपनी बात मुझसे कहा जा रहा है क्या? जी जी, आपको ही कहा जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है? जी 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 अच्छा जी, क्योंकि हम सभी माननीय सभी हाँ। माननीय सभी लोगों, उपस्थित लोगों को सादर नमन। मैं विलंब से आया हूँ और आप लोगों की बात सुन करके मैं भी आकर्षित हूँ। शिक्षा संबंधी बातें हो रही है, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई तरह की बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार के द्वारा विभिन्न स्कीम जो चलाए जा रहे हैं, उन स्कीमों की जानकारी हर प्रदेश में संगठन के द्वारा दी जानी चाहिए। उसके लिए जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिए। और सरकार के द्वारा साधारणतया सरकारी स्कूल से स्कीम का लाभ मिलने की अधिक संभावना होती है। वो सरकारी लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने का मजबूरी बने, लोगों को बाध्यता है। तो स्कीम की जानकारी और स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए जो मध्यमेतर व्यक्ति हैं, वे अपने बच्चों को वहां जरूर पढ़ावे। सरकारी स्कूल में शिक्षक अच्छे होते हैं, भले विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग बात हो सकती है। लेकिन माता पिता को अधिक जागरूक करना पड़ेगा।
हम अपने समाज की बात करते हैं, तो माता पिता को जागरूक रखना पड़ेगा। बच्चों को लाभ लेने के साथ साथ बच्चों को अधिक समय तक अपने पठन पाठन पर ध्यान किस तरह से बना रहे, कंसंट्रेशन बना रहे, उसके लिए उनको स्वयं ध्यान देना पड़ेगा, जागरूक रखना पड़ेगा। यानी बच्चों को के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ माता पिता का भी ध्यान बच्चों को सहयोगिता पूर्वक मिलते रहना चाहिए, यह आवश्यक है। इसके लिए हम संगठन वाले माता पिता को भी जागरूक करेंगे, बच्चों को भी जागरूक करेंगे। अपर मिडिल क्लास वाले स्वतः जागरूक होते हैं, वे गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, फिर भी हमारे बच्चे कहीं डेविएट ना हो जाए, उसके लिए उनको हेलो, लाइन चली गई है भैया। जी जी। तो हम अपने संगठन के द्वारा घर घर में टोली बना करके उन सबको घर घर में जाकर बच्चों को एकत्रित करें, उन्हें कंपटीशन संगठन के द्वारा लें। संगठन में कुछ ऐसे शिक्षक या छात्र होंगे सीनियर, उनके द्वारा कंपटीशन की भावना जगाया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल का कंपटीशन का युग है। और यदि हमारे संगठन में कुछ कंपटीशन अरेंज कराने वाले अभिभावक, सदस्य, सर्विस होल्डर, शिक्षक या छात्र, सीनियर छात्र अपना एक दल बना लेते हैं, ऑनलाइन कंपटीशन भी कराते हैं, तो हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने की तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा और वे कॉम्पिटिटिव ब्रेन का उनका डेवलप करेगा। तो एक जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन अरेंज करके लिमिटेड टाइम में ऑनलाइन हम लोग बच्चों को इनरोल करके उनको क्वेश्चन दे करके, क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन दे करके ऑनलाइन परीक्षा ले करके उसका फिर हम रिजल्ट देकर उनमें कंपटीशन की भावना ला सकते हैं। और जब उसमें चयनित बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं, उनको यदि पुरस्कृत सार्वजनिक रूप से किया जाता है, उनके अभिभावक को भी सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है, तो पढ़ने की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, शैक्षणिक सुविधाएं मध्यम वर्ग से लेके नीचे वर्ग तक के लोगों में जाएगा और इससे हमारे वर्ग के बच्चों में शिक्षा में सुधार आएगा, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। तो आए दिनों नौकरी के लिए होने वाले कंपटीशन या स्वरोजगार के लिए होने वाले कंपटीशन में जानकारी सबकी बढ़ती रहेगी और निरंतरता बनी रहेगी। ऐसा मैं इसलिए बताने में सक्षम हो पा रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग हमारे क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट में किया जो अल्पकालिक में विशेष जो है कि जगह रखती है, तो इस पर भी हम लोग पहल करेंगे। और वैसे आप लोगों को यह जो है कि निश्चित है कि जो निषाद समाज ट्रस्ट में, अब ट्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि आज का विषय केवल शैक्षिक हम लोगों को ज्ञान अर्जन के लिए है, लेकिन ज्ञान अर्जन से के अलावा आज उस पर एक पहल भी रही आज के विषय में कि उसको कुछ निकालने का भी प्रयास किया गया और निकाला गया परिणाम ज्ञानार्जन के अलावा। तो निश्चित है
कि ट्रस्ट हमारा जो व्यवस्था दिया गया है, पर्सनल लॉ जो बनाई गई है, उसमें पूरी की पूरी व्यवस्था रखी गई है और हर चीज़, कोई भी ऐसा विषय नहीं होगा कि जिसको कि टच न किया गया हो। तो कुछ चीज़ें उसमें छूट रही थी, 2-1 चीज़ें, तो उसको भी हम शामिल कर लिए हैं और शामिल करके उस पर आगे। अब सवाल एक चीज़ है कि जैसे जहाँ कार्यक्रम करना है, तो रविवार को जो कार्यक्रम, मान लीजिए अभी हम पहुंच रहे हैं जबलपुर, तो हम चाहेंगे कि वहाँ यदि अपने स्थानीय लोगों को, जैसे वहाँ पे जो मॉर्निंग 10 बजे वाला कार्यक्रम है, 1 घंटे 2 घंटे जो चलता है, तो बड़ी वाली स्क्रीन से यदि कार्यक्रम किया जाए और वहाँ सभी लोग उस क्षेत्र के जुड़ें, तो निश्चित है कि उसमें से 4-6-10 लोग हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। और चूँकि इसकी जानकारी भी इलेक्ट्रॉनिक की सबको नहीं रहती है, चाह तो सबकी है, लेकिन जानकारी के अभाव में भी लोग डर के नहीं जोड़ते हैं कि हो सकता है इस लिंक से हमारा कुछ पैसा न कट जाए। तो ये सारी चीज़ें, इसकी जानकारी भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय आप लोग बहुत दिए। और अब हम नाविक सर से चाहेंगे कि समापन की घोषणा करें। जी नाविक सर। जी धन्यवाद सर। आप जबलपुर में आपका बहुत स्वागत है और मीटिंग में सभी साथी अपने विचार रखे और काफी समय से उपस्थित हैं, सभी ने बराबर समय दिया और आप सभी को बहुत धन्यवाद। और पुनः वही कि विषय मुझे सुझाएं और टीम तैयार करने के लिए और मेंबर्स भी खोजते रहें संचालन के लिए, आपात प्रदर्शन के लिए। और कोई अगर लगातार नहीं कर पा रहा तो 1-2 मीटिंग के लिए बोल सकते हैं कि चलिए अगली मीटिंग में मैं संभाल लूंगा, नेक्स्ट मीटिंग मैं संभाल लूँ, तो ऐसा भी चले। कोई जरूरी कि हम कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल भी बात करेंगे और कोई भी साथी बात भी हमसे कर सकते हैं, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। और आप भी अपने लेवल पर ऐसे साथी को तैयार करें, क्योंकि यहाँ तभी हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, धन्यवाद।